1791 फिल्म कंपनी 1791 फिल्म कंपनी का वसंत, क्या स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट द्वारा दिया गया बयान सच है? हुआक्सिया देश में एंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। विषय कुछ समय पहले स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट द्वारा दिए गए बयान के बारे में था। स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट द्वारा दिए गए बयान के कारण एंटरटेनमेंट कंपनी का खेल से कोई लेना देना नहीं था। विदेशों में रहने वाले लोगों को टाइम गेम कंपनी और स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट कंपनी के बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं हो सकता है। हालांकि हुआक्सिया देश में ऐसे कई लोग थे जो इस रिश्ते के बारे में जानते थे। इस वजह से कुछ लोगों को स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट द्वारा दिए गए बयान पर यकीन था, जबकि कुछ लोगों को इस पर संदेह था। उन्हें लगा कि यह स्पेस टाइम गेम कंपनी के मालिक हुआन फैंग द्वारा गेम पर फिल्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक प्रचार तरीका मात्र है। ये कैसे संभव था? हालांकि ये सच था या नहीं, स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा दिए गए बयान के कारण कई एंटरटेनमेंट कंपनियों ने इसे बहुत महत्व दिया। स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट कंपनी का अभी भी मनोरंजन उद्योग में बहुत वजन था। अन्य एंटरटेनमेंट कंपनियों ने इसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। अभिनेताओं के लिए वे स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट के साथ काम करने के लिए उत्सुक थे। आखिरकार अब तक स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट ने फिल्में और टीवी शो या गाने बनाए थे। उनमें से कोई भी खराब नहीं था। एंटरटेनमेंट कंपनी को अभिनेताओं के सहयोग की आवश्यकता थी और इन अभिनेताओं को भी एंटरटेनमेंट कंपनी के सहयोग की आवश्यकता थी। उन्हें समर्थन की आवश्यकता थी। इसलिए वसंत महोत्सव के बाद स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट पहले से ही एक अस्तित्व था जिसे मनोरंजन उद्योग में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब जब उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कई लोग थे जिन्हें उन्होंने महत्व दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं है, उसके बगल में बैठे एक नेता ने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि यह सच हो सकता है। आखिरकार मुझे गेम ऑफ टाइम कंपनी की स्थिति के बारे में विशेष जानकारी थी। हालांकि वे खेल के पड़ोस में नए खिलाड़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक चाल है। उन्होंने दूसरी गेम कंपनी को इस हद तक हराया कि वे जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। उनका प्रचार भी बहुत सटीक था। इस समय निश्चित रूप से कोई और जटिलता नहीं होगी। एक बार कुछ फर्जी खबर उजागर हो जाने के बाद इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी के बॉस ने सिर हिलाया। फिर उसने कुछ भावुक होकर कहा, युवा पीढ़ी से डर लगेगा। हुआन फैंग सिर्फ 20 साल का है ना? वह मेरे बेटे से भी छोटा है, उससे भी छोटा। ऐसा नतीजा पाने के लिए ईमानदारी से कहूं तो वह उन गेम कंपनी को इस हद तक हरा सकता है कि उनके पास वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। जब वह पहले मनोरंजन उद्योग में आया था तो क्या उसने हमें भी इतनी बुरी तरह नहीं पीटा था कि हमारे पास वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं है? युवा पीढ़ी से डर लग सकता है। हम पुरानी पीढ़ी के सामने झुकने से इनकार नहीं कर सकते। उपस्थित लोगों के दिलों में भी थोड़ी भावनाएं थी। इस बारे में बोलते हुए वे गेमिंग क्षेत्र के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उन्हें पहले हुआन फैंग से लड़ना था और परिणाम वही था। हुआन फैंग आसानी से मनोरंजन उद्योग में प्रसिद्ध हो गया। उसने जो फिल्में बनाई वे सभी प्रशंसित और प्रशंसित थीं। टेलीविजन श्रृंखला की प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी थी और कुछ अच्छे गाने भी थे। थोड़े समय में उसने कई युवा संगीत प्रतिभाओं का पोषण किया था। ये कहा जा सकता है कि इससे पहले की भीड़ प्रतिक्रिया कर पाते स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट पहले ही बढ़ चुका था। जब मनोरंजन उद्योग में अन्य मनोरंजन कंपनी ने इसे दबाना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट का आम नागरिकों के दिलों में बहुत ऊंचा स्थान था। भविष्य में जब तक यह इस कंपनी द्वारा निर्मित कुछ है तब तक इसकी गारंटी के लिए एक आधार होगा। उस समय हुआन फैंग के गरजने वाले अंदाज से कई लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन अब हुआन फैंग ने अपने जाल को खेल के मैदान में फैला दिया था। मनोरंजन उद्योग के लोग हुआन फैंग की गेम खेलने की क्षमता के बारे में बहुत खुले थे। वे बहुत हैरान नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा वे इस बॉस की तरह ही थे। उसने भावना से आह भरी। ये सिर्फ इतना था कि युवा पीढ़ी को डराया जा सकता था। बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरे नेता ने कहा। हम स्पेस टाइम गेम कंपनी से संपर्क क्यों नहीं करते? अगर स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट ने जो कहा वह सच है तो गेम द वर्ल्ड ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें बहुत सारा पैसा बचा सकता है। इसके अलावा वह बहुत सारी जनशक्ति और संसाधन भी बचा सकता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें भी इस मामले की अहमियत का एहसास हुआ। इसीलिए उन्होंने इस मीटिंग को तुरंत बुलाया, क्योंकि स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट की खबरों के मुताबिक वे न केवल गेम में चीजों को देख पा रहे थे, वे गेम में कपड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते थे। टाइम एंड स्पेस गेम्स ने यह भी कहा कि आपको जो भी कपड़े चाहिए आप उन्हें गेम में मांग सकते हैं। गेम कंपनी के लिए ये कोड की एक श्रृंखला मात्र थी। ये बहुत आसान था, भले ही यह एक नया दृश्य बनाना हो। स्पेस टाइम गेम कंपनी के लिए एक विशाल फिल्म स्टूडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह से बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा इन कपड़ों को सुरक्षित रखना आसान है और भविष्य में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वे समय भी बचा सकते थे। अगर वे वाकई गेम में फिल्म बना पाते तो अभिनेताओं के लिए अपने शेड्यूल को एडजस्ट करना अच्छी बात होती। उन्हें असल जिंदगी की तरह क्रू में रहने की जरूरत नहीं थी जब तक उनके पास गेमिंग उपकरण थे। वे कहीं भी, यहाँ तक कि घर पर भी गेम में लॉग इन कर सकते थे। यह अभिनेताओं और फिल्म कंपनियों के लिए अच्छी बात थी। ये और भी सुविधाजनक था। इसके अलावा वे फिल्मांकन के दौरान बहुत समय भी बचा सकते हैं। आखिरकार खेल में फिल्मांकन करने से कोई थकता नहीं है। ये सोने जैसा ही था। भले ही वह दिन में 24 घंटे फिल्मांकन करना चाहे, लेकिन कोई भी अभिनेता थकेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा वह बीच में ही लॉग ऑफ करके खाना खा लेगा। इससे निश्चित रूप से बहुत समय की बचत होगी। शूटिंग की अवधि जितनी कम होगी, लागत उतनी ही कम होगी। आपको ये जानना चाहिए कि जब बहुत सारी टीवी फिल्में फिल्माई जा रही थी तो हर अतिरिक्त दिन पर कुछ 100,000 या कुछ मिलियन खर्च होते थे। साथ ही चूंकि यह गेम में था, इसलिए किरदार उड़कर ऊपर आ जाते थे। चट्टान से कूदना बहुत सुविधाजनक था और फिल्मांकन प्रभाव और भी बेहतर होता। यहाँ तक कि कैमरामैन भी कैमरा लेकर उड़ सकता था। यह इच्छानुसार शूट करने के लिए भी अधिक सुविधाजनक होगा। इतने सारे लाभों को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि क्यों इतनी सारी फिल्म कंपनियां इस मामले को इतना महत्व देती हैं। मुझे बस यही डर है कि स्पेस टाइम गेम कंपनी सहमत नहीं होगी। आखिरकार वे स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट के ही बॉस हैं।
हम प्रतिस्पर्धी हैं और स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट, क्या वे हमें फिल्म बनाने की अनुमति दे सकते हैं? एक उच्च अधिकारी ने चिंतित होकर कहा। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों की चिंता भी यही थी कि कंपनी की अनुमति और सहयोग के बिना अगर वे खेल में प्रवेश भी कर लेते तो भी वे फिल्म नहीं बना पाते। 1792 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे स्पेस टाइम गेम से संपर्क करने दो और देखो कि यह असली है या नकली। हमें खुद जाकर देखना होगा, अगर वे सहमत नहीं होते तो हम दूसरे तरीकों के बारे में ही सोच सकते हैं, बॉस ने कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और उसे अपना फोन निकालते हुए देखा। ग्रेटर दैन हेबो को हाल ही में देश में एक प्रसिद्ध व्यक्ति कहा जा सकता है। इस अवधि के दौरान कई लोग थे जो उसे ढूंढना चाहते थे, इसलिए उसका फोन नंबर कुछ हलकों में था। यह कोई रहस्य नहीं था, लेकिन हेबो व्यवसाय करना चाहता था और अधिक दोस्त बनाना चाहता था। उसने इन कॉलों का जवाब देने से इनकार नहीं किया। बेशक अधिक लोग हुआन फैंग का फोन नंबर जानना चाहते थे, लेकिन बहुत से लोग हुआन फैंग का फोन नंबर नहीं जानते थे। इसलिए बॉस ने जल्दी से हेबो से संपर्क किया। नमस्ते मैनेजर हे, मैं फ्लाइंग एंटरटेनमेंट से होंग जियोन हूँ। अरे ये सही है, यह मैं हूँ। आपकी कंपनी का डबल गेम बहुत अच्छा है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे गेम खेलना पसंद नहीं है, मैं अंदर जाकर थोड़ी देर खेलूंगा, मैं बाहर आने का साहस नहीं कर सकता। बॉस ने पहले तो विनम्रता से हेबो का अभिवादन किया, फिर कहा, मैंने सुना है कि आप अपने गेम में फिल्में और टीवी फिल्मा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। ये सच है, हेबो की आवाज बिना किसी हिचकिचाहट की सुनी गई। सीईओ होंग भी इसमें रुचि रखते हैं। बेशक, होंग जियोन ने भी कुछ नहीं छिपाया और कहा, अगर हम वास्तव में खेल में एक फिल्म फिल्मा सकते हैं तो हम फिल्म कंपनियों के लिए निश्चित रूप से, मुझे भी दिलचस्पी है। मुझे नहीं पता कि क्या सीईओ वो हमें सुविधा दे सकते हैं। बेशक कीमत पर बातचीत की जा सकती है। जरूर, कोई समस्या नहीं है। होंग जियोन को यह उम्मीद नहीं थी कि हेबो ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने सकारात्मक जवाब दिया, हमारा स्पेस टाइम गेम व्यापार के लिए खुला है। बेशक हम सीईओ हम जैसे क्लाइंट को अस्वीकार नहीं करेंगे। सचमुच, हेबो के स्पष्ट रवैये ने होंग जियोन को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। बिल्कुल, हेबो ने कहा, अगर सीईओ होंग वास्तव में रुचि रखते हैं तो आप किसी को उनसे बात करने के लिए भेज सकते हैं। आखिरकार गेम में फिल्में फिल्माना गेम खेलने से अलग है। कुछ चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता है। बेशक दोपहर में मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा और दोपहर में सीईओ से मुलाकात करूंगा। होंग जियोन ने तुरंत कहा। निसंदेह वह जानता था कि गेम में फिल्में फिल्माना गेम खेलने से अलग है, अन्यथा वही कॉल नहीं करता। उसने इसे स्वयं ही फिल्माया होगा। ठीक है, मैं कार्यालय में रहूंगा और सीईओ होंग के आने का इंतजार करूंगा। उसने वो कहा। ठीक है, दोपहर को मिलते हैं, होंग जियोन ने कहा। फोन रखने के बाद होंग जियोन ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, आपने अभी कॉल सुनी? गेम ने इसे अस्वीकार नहीं किया। हाँ, आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? होंग जियोन के बाईं ओर बैठे उच्च अधिकारियों ने कहा। दूसरा पक्ष इतनी जल्दी सहमत हो गया। एक स्पष्टीकरण यह है कि स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट का पिछला कथन सत्य था। गेम में मूवी फिल्माना वास्तव में संभव था, ये स्पष्टतः एक अच्छी बात थी। इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ सहयोग करने से इनकार नहीं किया। इसका मतलब है उनके पीछे का बॉस हुआन फेंग स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट में बहुत आश्वस्त था। उन्हें लगा कि भले ही उन्होंने हमें खेल और फिल्मों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, इससे उनकी मनोरंजन कंपनी पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी सभी ने सिर हिलाया। होंग जियोन ने भी सिर हिलाया और कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। हालांकि हुआन फेंग इंडी में ऐसा करने की क्षमता है। आखिरकार जब से स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट कंपनी मनोरंजन उद्योग में आए हैं तब से यह कभी नहीं खोई थी। ये पहले से ही आम नागरिकों के बीच थी। इसने अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। उन्होंने जो स्क्रिप्ट निकाली थी उसे देखिए। उन गानों के साथ साथ आप ये भी जान सकते हैं कि यह कंपनी बहुत शक्तिशाली है। वे हमसे नहीं डरते। पुरानी एंटरटेनमेंट कंपनी वास्तव में, हालांकि स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट लंबे समय तक स्थापित नहीं हुआ था, परिणाम कुछ ऐसे नहीं थे जिनकी कई पुरानी कंपनियां भविष्यवाणी कर सकती थी। उन्होंने जल्दी से अपने स्वयं के निर्देशकों और अभिनेताओं के एक समूह को प्रशिक्षित किया था और उनकी क्षमताएं तेजी से बढ़ रही थी। वे दिग्गज एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ लड़ने से डरते नहीं थे। ऐसा लगता है कि हुआन फेंग काफी व्यापक सोच वाले हैं। उन्होंने मनोरंजन कंपनी के अन्य सभी सदस्यों को नहीं मारा। जिन लोगों को उनके साथ सहयोग करना चाहिए वे अभी भी उनके साथ सहयोग करेंगे। एक अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा। ये सही है, एक युवा के लिए ऐसी उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं है। आखिरकार अगर कई युवा ऐसा परिणाम हासिल कर सकते हैं तो उनकी पूंछ आसमान तक पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि वे केवल पूरे बाजार पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं। हुआन फेंग वास्तव में इस बारे में चतुर हैं। हालांकि स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट का विकास बहुत अच्छा है। हालांकि घरेलू मनोरंजन बाजार वास्तव में एक बड़ा केक है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे एक कंपनी खा सकती है। स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट का विकास कितना भी अच्छा क्यों न हो, अन्य कंपनियों के लिए जीवित रहने की गुंजाइश रहेगी। हुआन फेंग को भी इस बात को समझना चाहिए। यही कारण है कि उन्हें हमारे साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। होंग जियोन ने कुछ भावुक होकर कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं दोपहर में टाइम गेम कंपनी में जाने पर इस प्रशंसनीय राष्ट्रपति हुआन से मिल पाऊंगा। होंग जियोन स्पष्ट रूप से निराश था। जब वह दोपहर में कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ टाइम गेम में गया तो हेबो ही वह व्यक्ति था जिसने उनका स्वागत किया, लेकिन हुआन फेंग दिखाई नहीं दिया। सौभाग्य से होंग जियोन हुआन फेंग से मिलने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था। वह केवल हुआन फेंग के साथ ही इस मामले पर चर्चा कर सकता था। उसे किसी से भी बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। होंग जियोन को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वह और उसके अधीनस्थ, उन्हें लगा कि भले ही हुआन फेंग को उनके साथ काम करने में कोई आपत्ति न हो और बातचीत में कुछ कठोर शर्तें भी होनी चाहिए, वे जानबूझकर उनके लिए चीजें मुश्किल बनाने आए थे और उन्होंने हमला करने और बचाव करने की भी तैयारी कर ली थी। वे हर तरह की रियायतें देने के लिए भी तैयार थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालांकि हेबो ने भी शर्तें बढ़ाई थी, लेकिन शर्तें कठोर नहीं थी। वास्तव में वे बहुत ही सहज थी। हेबो की सिर्फ एक शर्त थी, वह चाहते थे कि होंग जियोन की कंपनी के कलाकार द वर्ल्ड गेम को बढ़ावा देने में मदद करें। इसके अलावा वे दूसरी गेम कंपनी के प्रवक्ता नहीं हो सकते थे, नहीं वे दूसरी गेम कंपनी का विज्ञापन कर सकते थे। इस अनुरोध के बारे में होंग जियोन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वह सहमत हो गया। ये शुरू में कोई बड़ी बात नहीं थी और ये तो बताना ही पड़ेगा।
हेबो भी इसके लिए सहमत हो गया। जब तक उनके कलाकारों ने इसे प्रचारित करने में मदद की, ये दोनों पक्षों के बीच सहयोग के बराबर था। यह कोई धमकी नहीं थी। होंग जियोन की राय में किसके साथ सहयोग करना सहयोग नहीं था, इसलिए हेबो के साथ सहयोग करने के बारे में उनके मन में कोई विरोधाभासी विचार नहीं था। बेशक वे फिल्म और नाटक फिल्माने के लिए खेल में उतरे थे, उन्हें गेम कंपनी को पैसे भी देने थे। इस बात को लेकर होंग जियोन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, भले ही इसे वास्तविक जीवन में फिल्माया गया हो। इसके अलावा लागत और भी ज्यादा होगी। अगर वह वास्तव में खेल में फिल्म बना सकता है तो लागत वास्तविक जीवन की तुलना में बहुत कम होगी। इस वजह से होंग जियोन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। दोनों पक्ष सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बातचीत कर रहे थे, इसलिए आधे दिन से भी कम समय में दोनों पक्षों ने सभी विवरणों पर चर्चा की और आधिकारिक तौर पर साझेदारी स्थापित की। सहयोग से खुशी हुई। हेबो ने खड़े होकर हाथ बढ़ाकर कहा, होंग जी की कंपनी कब फिल्म बनाना शुरू करेगी? बस हमें बताए, हमारा तकनीकी स्टाफ ये सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि आपकी फिल्म बनाना सुचारू रूप से चले। सहयोग मनोरंजन। होंग जियोन ने भी अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तो हमें अब से आपकी कंपनी पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। मैनेजर होंग बहुत विनम्र हैं, हेबो ने कहा। उसके बाद हेबो ने मुस्कुराते हुए होंग जियोन को विदा किया और अपने दफ्तर लौट गया। हुआन फेंग अपने दफ्तर में ऊपर माइंडस्वीपिंग गेम खेल रहा था। उसे भेज दिया। हुआन फेंग ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ मैंने उसे भेज दिया है, अब मामला सुलझ गया है। हेबो ने कहा, ये 5वां बैच है ना? मुझे लगता है कि बाद में बहुत से लोग आएंगे और आप व्यस्त रहेंगे। हुआन फेंग ने कहा, जाहिर है हान जियोन और अन्य लोग मनोरंजन कंपनी से सहयोग लेने नहीं आए थे। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, मनोरंजन कंपनी के वे लोग, वे मूर्ख नहीं थे। वे सभी जानते थे कि अगर वे वास्तव में खेल में इसे फिल्मा सकते हैं तो इसका क्या मतलब होगा। इसलिए उनमें से कुछ हान जियोन से पहले आ गए। मैं व्यस्त हूँ, मैं खुश भी हूँ। हेबो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि हम अपने खेल में कोई फिल्म बना सकते हैं। दरअसल जब हुआन फेंग ने उन्हें बताया कि उनके गेम में ऐसा फंक्शन है तो उस समय वे भी दंग रह गए और तुरंत समझ गए इसका उन फिल्म कंपनियों पर कितना प्रभाव पड़ा। वे भी इसे महसूस कर सकते थे। उनकी खुद की कंपनी का उदय पहले से ही देखा जा सकता था। ये वर्चुअल रियलिटी तकनीक होने का लाभ है, क्या आपको लगता है? वांग याओ ने पूछा। हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, फिल्म कंपनी को जिन दृश्यों की आवश्यकता है वे हमारे लिए हैं। ये बस कुछ कोड जोड़ना है। ये बहुत आसान है। मुख्य बात यह है कि वे खेल में प्रवेश करने के लिए अपनी उपस्थिति का उपयोग कर सकते हैं, तभी उन्हें फिल्माया जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जो अन्य गेम नहीं कर सकते। हेबो ने सिर हिलाया। दरअसल अन्य पारंपरिक खेलों में पात्रों को नियंत्रित करने के लिए माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। लोग खुद खेल में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से फिल्म नहीं बना सकते थे। हालांकि क्या हमारी शर्तें थोड़ी ज्यादा ढीली नहीं है? हेबो ने कहा, बस बहुत हो गया। हुआन फेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसके बारे में सोचो। यहाँ केवल 5 मनोरंजन कंपनियां हैं और वे हमारे साथ सहयोग करने के लिए अधिक से अधिक मनोरंजन कंपनियों की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनके बैनर तले कलाकार हमारे खेल का प्रचार करते हैं। इसके बारे में सोचो, इसका क्या प्रभाव होगा। उन कलाकारों के प्रभाव को कम मत समझो, उनके प्रशंसक अभी भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम उन्हें फिल्म में आने दें तो हमारे पास भी कमाई के लिए पैसे होंगे। क्यों नहीं? हालांकि अगर ऐसा है तो क्या इससे स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट पर असर पड़ेगा? हेबो ने कहा। बेशक वह हुआन फेंग की दूसरी पहचान के बारे में जानता था। वह सिर्फ गेम कंपनी का बॉस नहीं था, वह एंटरटेनमेंट कंपनी का भी बॉस था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआन फेंग ने आत्मविश्वास से हाथ हिलाया और कहा, भले ही हम उन्हें फिल्म बनाने के लिए आने दें, हमें डर नहीं है। मुझे एंटरटेनमेंट कंपनी पर भरोसा है, इसलिए उन छोटी मोटी चालों को करने की कोई जरूरत नहीं है। 1793 ये सचमुच संभव है। हुआन फेंग को अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी पर पूरा भरोसा था और यह भी कि उसने कुछ शक्तिशाली और मशहूर अभिनेताओं को प्रशिक्षित किया था। अगर उसके पास स्टोरेज बॉक्स भी होता तो ये गारंटी देने के लिए काफी था। उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी को हमेशा बेहतरीन स्क्रिप्ट और गानों की जरूरत थी, इसलिए उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के शीर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि होंग जियोन ने कहा था, हुआन फेंग को भी एहसास हुआ देश में मनोरंजन का बाजार बहुत बड़ा था। भले ही वह अपनी मनोरंजन कंपनी का विस्तार करे, पूरे बाजार को निगलना असंभव है। दूसरी मनोरंजन कंपनियों के बचने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। इसलिए हुआन फेंग ने कभी भी उन सभी को खत्म करने के बारे में नहीं सोचा था। एक पल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वे फिल्म कंपनियां फिल्म बना रही थी तो वह अपनी तरफ से भी पैसे कमा सकता था। क्यों नहीं? हेबो ने भी सिर हिलाया। चूंकि हुआन फेंग को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए जाहिर है वह भी आपत्ति नहीं करेगा। आखिरकार इस तरह से ये स्पेस टाइम गेम के विकास के लिए बहुत फायदेमंद था। उन एंटरटेनमेंट कंपनी की मदद से वे इसके लिए भुगतान करने में सक्षम होंगे और उन मशहूर हस्तियों की मदद से वे पैसे कमाने में सक्षम होंगे, चाहे वे इसे कैसे भी देखें। बातचीत के बाद होंग जियोन ने अपनी फोटोग्राफी टीम के एक सदस्य से हेबो से संपर्क करने को कहा। हेबो स्वाभाविक रूप से खेल में प्रवेश करने और फिल्म बनाने की कोशिश करने पर आपत्ति नहीं करेंगे। उन्होंने तकनीकी कर्मचारियों से उन्हें संबंधित अधिकार देने के लिए कहा। वाह, ये सचमुच संभव है। एक व्यक्ति जो स्पष्टतः एक फोटोग्राफर था और जिसके हाथ में एक आभासी कैमरा था ने आश्चर्य से कहा। चूंकि यह सिर्फ एक आभासी उत्पाद था, इसलिए हेबो को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने इस कैमरे को सर्वश्रेष्ठ बनाया, जिसमें कुछ अन्य फिल्मांकन उपकरण भी शामिल थे। ये सबसे उन्नत भी था। अगर यह वास्तविक जीवन में होता तो निश्चित रूप से इसमें बहुत पैसा खर्च होता। होंग जियोन भी अंदर आ गया। उसने संतोष से चारों ओर देखा। ये स्पष्ट रूप से वास्तविक जीवन में एक फिल्म स्टूडियो की नकल थी और नकली दृश्य यहाँ मौजूद थे। अगर आपको फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान तस्वीरें लेने के लिए अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता है तो आखिरकार हमारे खेल में दृश्य बहुत सुंदर हैं और अगर आपके पास वह दृश्य नहीं है जो आप चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मनचाहा दृश्य बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह थोड़ा परेशानी भरा होगा। हालांकि ये वास्तविक जीवन की तुलना में बहुत आसान होगा। स्पेस टाइम गेम कंपनी की तकनीकी कर्मचारियों ने कहा। बस निर्देशक होंग जियोन ने संतोष के साथ कहा, इस जगह और खेल में अन्य स्थानों के दृश्यों के साथ ये पर्याप्त है।
मैंने कुछ दिन पहले ही खेल में प्रवेश किया था। उन्होंने भी इधर उधर घूमकर पाया कि यहाँ बहुत सारे सुंदर दृश्य थे। इसके अलावा यहाँ सभी प्रकार के दृश्य थे, जैसे समुद्र, रेगिस्तान इत्यादि। उन्होंने सोचा कि अगर ये दृश्य वास्तविक जीवन में आवश्यक थे, हम केवल हरे कपड़े, विशेष प्रभाव या अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। हम अभिनेताओं को जाने देने की हिम्मत नहीं करते, विशेष रूप से आदिम जंगल और कुछ गहरे समुद्र के दृश्य, वे सभी अपेक्षाकृत खतरनाक हैं। हालांकि इस खेल में ऐसी कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार यहाँ मरना वास्तव में मृत्यु नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हॉन्ग जियोन ने भी अपना सिर हिलाया। जब वे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो कई प्राकृतिक दृश्य वास्तव में घर के अंदर फिल्माए गए थे। हालांकि यह भी संभव था, लेकिन यह हमेशा थोड़ा नकली था। दर्शकों में से कई देख सकते थे कि जो व्यक्ति स्पैमिंग कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से वहां काफी संख्या में लोग भी थे। ऐसा नहीं था कि वे मौके पर फिल्म बनाना नहीं चाहते थे। उनमें से एक को कड़ी मेहनत करनी थी, इसलिए लागत स्वाभाविक रूप से काफी अधिक थी। साथ ही एक अभिनेता की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना था। यही कारण था कि वे केवल घर के अंदर ही फिल्म बना सकते थे। हालांकि खेल में सब कुछ अलग था। ये जगह वास्तविकता से अलग नहीं दिखती थी, यहाँ तक कि दृश्य भी। इसके अलावा वे वास्तव में नहीं मरेंगे, इसलिए वे वास्तविक दुनिया में जा सकते हैं फिल्मांकन के लिए। अगर ऐसा होता तो प्रभाव निश्चित रूप से और भी बेहतर होता। यह अच्छी बात है कि आप संतुष्ट हैं। यदि आपको कोई मदद चाहिए तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। राष्ट्रपति ने मुझसे कहा कि मैं आपकी किसी भी कठिनाई से निपटने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, तकनीशियन ने कहा। सीओए को धन्यवाद देने में मेरी मदद करें। हॉन्ग जियोन ने दिल में थोड़ा भावुक होते हुए कहा। उसने शुरू में सोचा था कि यह उन दोनों के बीच एक औपचारिक सहयोग होगा। दूसरा पक्ष अभी भी एक औपचारिक रवैया दिखाएगा। जब उसके पक्ष को मदद की जरूरत होगी तो वह शायद उन्हें स्वीकार कर देगा, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से मामला नहीं था। दूसरा पक्ष वास्तव में सहयोग करना चाहता था। उसका रवैया बहुत अच्छा था, वह बहुत सहयोगी भी था। इससे हॉन्ग जियोन को लगा कि वह एक सज्जन व्यक्ति के दिल को एक तुच्छ व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंकने की कोशिश कर रहा था। इससे उसे अपने दिल में थोड़ा अजीब लगा। पर्यावरण से परिचित होने के बाद हॉन्ग जियोन द्वारा लाए गए लोगों ने सरलता से फिल्म बनाना शुरू कर दिया। वे इस बार केवल पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए यहाँ आए थे, इसलिए उन्होंने किसी भी स्क्रिप्ट का उपयोग नहीं किया। वे बहुत अधिक अभिनेता भी नहीं लाए। उन्होंने बस 2 या 3 अभिनेताओं को उनके पीछे आने दिया और अभिनय करने दिया। उन्होंने बस फिल्मांकन किया। बिल्कुल सही, बहुत सही। उन कुछ अभिनेताओं को देखकर जिन्हें उड़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वे हवा में सभी तरह की हरकतें भी आसानी से कर सकते थे। निर्देशक की आंखें तुरंत उत्साह से भर गई, भले ही उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। खेल में फिल्म बनाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना सुविधाजनक होगा। बिल्कुल सही, बहुत सही। उन कुछ अभिनेताओं को देखकर जिन्हें उड़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वे हवा में सभी तरह की हरकतें भी आसानी से कर सकते थे। निर्देशक की आंखें तुरंत उत्साह से भर गई, भले ही उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। खेल में फिल्म बनाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना सुविधाजनक होगा। हॉन्ग जियोन भी इस बात से बहुत संतुष्ट था। साथ ही उसे अपने पिछले फैसले पर खुशी भी हुई। इस तरह भविष्य में फिल्मों और नाटकों की शूटिंग की लागत और भी कम हो जाएगी। यह उसके लिए ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक भी होगा। यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। जहां तक अन्य फिल्म कंपनियों का सवाल है जो स्पेस टाइम गेम के साथ एक समझौते पर पहुंची थी, वे सभी एक के बाद एक खेल में शामिल हो गईं। जहां तक उन फिल्म कंपनियों का सवाल है जो एक समझौते पर नहीं पहुंची थी, जब उन्होंने ये खबर सुनी कि हॉन्ग जियोन और अन्य लोग फैल गए हैं, तो वे सभी अब और चुप नहीं बैठ सकते थे। वे सभी हेबो की तलाश में थे और उनसे उनके साथ सहयोग करने के लिए कहा। उनका रवैया बहुत अच्छा था। जाहिर है वे सभी ईमानदार थे। हुआन फैंग की अनुमति से हेबो को पता था कि ये लोग आ रहे हैं। उन्होंने दिखावा नहीं किया। क्या चर्चा होनी चाहिए, क्या चर्चा होनी चाहिए। आखिरकार वह हुआन फैंग जैसा ही था। वे बस जितना संभव हो सके बाजार पर कब्जा करना चाहते थे। इन कार्रवाइयों की श्रृंखला ने हुआक्सिया देश की अन्य गेम कंपनी को भी शांत बैठने में असमर्थ बना दिया। क्या वे फिल्म कंपनियां वास्तव में गेम में फिल्म बना सकती हैं? गेम कंपनी के एक पुराने सीईओ ने अपने अधीनस्थों से अविश्वास में पूछा। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्पेस टाइम गेम कंपनी द्वारा वर्चुअल रियलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सच है, अधीनस्थ ने कहा। मनोरंजन कंपनी के कुछ लोग जो समझौता कर चुके हैं, वे खेल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने नीलामी भी पूरी कर ली है। वे सभी बहुत संतुष्ट थे। खबर भी फैल गई थी। मनोरंजन कंपनी के बाकी लोग अब और शांत नहीं बैठ सकते थे और एक के बाद एक उन्हें खोजने निकल पड़े। यह अनुमान लगाया गया कि यह बहुत समय नहीं लगेगा जब मनोरंजन उद्योग की पूरी फिल्म कंपनी और वे स्वतंत्र फिल्म निर्माता स्पेस टाइम गेम के साथ काम करेंगे। 1794 द मूल, ये कैसे हो सकता है? गेम कंपनी के बॉस के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मनोरंजन उद्योग और गेमिंग उद्योग, ये दो बिल्कुल असंबंधित क्षेत्र, वास्तव में हुआन फैंग के हाथों में सहयोग करेंगे। वैसे तो देश में एंटरटेनमेंट कंपनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब कंपनियों की संख्या जोड़ी गई तो ज्यादा से ज्यादा हजारों लोग थे। लेकिन मत भूलिए, वो एंटरटेनमेंट कंपनी थी। एंटरटेनमेंट कंपनी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके हाथों में मौजूद कलाकार होता था, और जब तक वो कोई मशहूर कलाकार होते, उनके अपने प्रशंसक होते। इन कुछ सालों में चीन की फैन इकोनॉमी अभी भी बहुत आशावादी थी। वो प्रशंसक कलाकारों के अकाउंट खरीदने में भी बहुत दिलचस्पी रखते थे। एक बार जब ये एंटरटेनमेंट कंपनी और टाइम गेम के बीच समझौता हो गया, तो वे कलाकार गेम में फिल्में और नाटक फिल्माने में सक्षम हो गए। उन कलाकारों के प्रशंसकों को पता था कि स्पेस टाइम गेम कंपनी के प्रति उनका रवैया कैसा होगा, जिसकी वे पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे। इस वजह से इस मामले का प्रभाव वास्तव में बहुत बड़ा था। हालांकि सतह पर ये स्पेस टाइम गेम के साथ सहयोग करने वाली कुछ ही मनोरंजन कंपनी थी, फिर भी यह स्पेस टाइम गेम के लिए बहुत सारे संभावित ग्राहकों को ला सकता था। इसके अलावा एंटरटेनमेंट कंपनी के प्रचार से देश में स्पेस टाइम गेम की प्रसिद्धि और भी बढ़ जाएगी। डायरेक्टर वांग, हमारी कंपनी का खेल इन कुछ दिनों में, साथ ही ऑनलाइन लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। बॉस को रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति ने अपने बॉस की तरफ देखा।
उसने सावधानी से कहा। वह जानता था कि उसके बॉस का मूड बहुत खराब होगा। वह इस समय अपने बॉस को बताना नहीं चाहता था। ये बुरी खबर थी, लेकिन स्थिति पहले से ही बहुत गंभीर थी। यह इतना गंभीर था कि वह इसे छिपाना जारी नहीं रख सकता था। गिर रहा है, कितना गिर गया है? बॉस ने ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या में कमी के बारे में पूछा। वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। आखिरकार इस समय के दौरान खेल की दुनिया में स्पेस टाइम गेम द्वारा जारी दुनिया वास्तव में लोकप्रिय थी और कई खिलाड़ी इसकी ओर आकर्षित हुए थे। इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि खिलाड़ियों के एक हिस्से में जेफ था। इस समय उनके सामने एकमात्र प्रश्न ये था कि उनकी टीम के कितने खिलाड़ी खो गए हैं और टाइम गेम के उदय का उनकी कंपनी पर कितना प्रभाव पड़ा है। लगभग 1/3। उस व्यक्ति की आवाज और भी धीमी हो गई। क्या? बॉस चौंक कर खड़ा हो गया, अपने अधीनस्थ को अविश्वास से देखा और बोला, तुमने अभी क्या कहा? 1/3? हाँ, अभी हमारे पास ऑनलाइन खिलाड़ियों की सबसे अधिक संख्या पिछली संख्या का केवल 1/3 है। इसके अलावा द वर्ल्ड गनिंग इक्विपमेंट की निरंतर बिक्री के साथ यह संख्या अभी भी घट रही है। उस व्यक्ति ने कहा। यही कारण था कि उसे लगा कि वह अब इसे छिपा नहीं सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह नुकसान बहुत बड़ा था। कुछ ही दिनों में उनके 1/3 खिलाड़ी चले गए और शेष लोग इस समय वे सभी अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे थे। बहुत से लोग गेम ऑफ टाइम के खेल में रुचि रखते थे। उनमें से कई वे अभी भी इन पारंपरिक खेलों को इसलिए खेल रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी तक स्पेस टाइम गेम कंपनी के गेमिंग उपकरण नहीं खरीदे थे। एक बार जब वे इसे खरीद लेते तो परिणाम की कल्पना की जा सकती थी। 1/3। बॉस उदास भाव से बैठ गया। हालांकि उसे पता था कि स्पेस टाइम गेम कंपनी के उदय से उन पर असर पड़ेगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना बड़ा असर होगा। कुछ ही दिनों में 1/3 खिलाड़ी खो गए थे। अगर गेम कंपनी के पास ज्यादा गेमिंग उपकरण होते तो वे कैसे बच पाते? क्या उनकी अपनी कंपनी के सभी गेम भूत की वेशभूषा में बदल जाते? अब कोई भी नहीं खेल रहा था। ये बहुत संभव था। वह क्या करे? गेम कंपनी के बॉस को सिरदर्द हो रहा था। इस समय सबसे अच्छा परिदृश्य ये था कि वे एक वर्चुअल रियलिटी गेम भी लॉन्च कर सकते थे। वे एक स्पेस टाइम गेम कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, लेकिन यह असंभव था। उनके पास अभी भी इस तकनीक पर शोध करने की क्षमता नहीं थी। दरअसल घरेलू गेम कंपनी में जो लोग वर्चुअल रियलिटी तकनीक पर शोध करने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस शोध के लिए निवेश बहुत बड़ा था। हालांकि परिणाम प्राप्त करना जरूरी नहीं था। इस तरह के जुए के निवेश के लिए कई गेम कंपनियां स्पष्ट रूप से भाग नहीं लेना चाहती थी। इसलिए इस समय वे केवल नुकसान में थे। इस समय उन्हें वर्चुअल रियलिटी तकनीक के महत्व का एहसास हुआ था। उन्हें इस पर पहले शोध न कर पाने का अफसोस था। हालांकि जब उन्होंने चीन की उन कंपनियों के बारे में सोचा जिन्होंने इस तकनीक में निवेश किया था, तो उन्हें भी कोई परिणाम नहीं मिला। उनके दिल में आश्चर्यजनक रूप से वे बहुत अधिक सहज महसूस करते थे। 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी देश के उन कुछ गेम कंपनी परिवारों में से एक थी जिन्होंने वर्चुअल रियलिटी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में निवेश किया था। कैसे? क्या हमारी तकनीक का इस्तेमाल खेल में किया जा सकता है? फीमिंग ने अपनी कंपनी के तकनीकी कर्मचारियों की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ हाँ, तकनीकी निदेशक ने कहा। हालांकि हमारी तकनीक स्पेस टाइम गेम की तकनीक के बराबर है। जाहिर है कि वे जितने परिपक्व नहीं है और स्थिरता उतनी अच्छी नहीं है। प्रभाव थोड़े बुरे हैं और साथ ही लागत बहुत अधिक होगी। इस उपकरण की कीमत पहले से ही उनके उपकरण की कीमत से लगभग 3 गुना है। अगर इसे आधिकारिक तौर पर बेचा जाता है तो कीमत कहने की जरूरत नहीं कि उसे पता था कि कीमत निश्चित रूप से और भी ज्यादा होगी। दूसरे पक्ष के पास ज्यादा उन्नत तकनीक और बेहतर उपकरण थे, लेकिन ये बहुत सस्ता था। उनकी तकनीक काम नहीं करेगी, लेकिन उन्हें इसे बहुत ऊंची कीमत पर बेचना होगा। जब तक वे उपभोक्ता थे उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि कौन सा उपकरण खरीदना है। इतना ज्यादा फीमिंग ने भौहें सिकुड़ी और उसका हाव भाव भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस समय उसे अपनी कंपनी में खेल के बारे में पहले से ही पता था। खिलाड़ी तेजी से हार रहे थे। अगर कोई और उपाय नहीं होता तो परिणाम निश्चित रूप से विनाशकारी होते। तकनीकी निदेशक ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में हमारी तकनीक विदेशी गेम कंपनी के बराबर है। ये बुरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी तकनीक पिछड़ रही है। बात बस इतनी है कि स्पेस टाइम गेम की तकनीक बहुत उन्नत है। तकनीक के मामले में वे हमसे कम से कम 5 से 8 साल आगे हैं। निर्देशक का मतलब पहले से ही बहुत स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। बात बस इतनी है कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। फीमिंग ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे इस तकनीक से कोई खास मतलब नहीं था। उसने इस शोध में निवेश इसलिए किया क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा थी कि उसकी कंपनी एक दिन विदेश में गेम कंपनी से आगे निकल जाए। बाद में उन्हें यह भी पता चला कि इस क्षेत्र में उनकी कंपनी का शोध विदेशी गेम कंपनी से भी बुरा नहीं था। वह अभी भी इस बात से बहुत खुश थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्पेस टाइम गेम कंपनी अचानक सामने आएगी। इस क्षेत्र की तकनीक ने तुरंत ही उनकी तकनीक को इतना पीछे छोड़ दिया। प्रौद्योगिकी का स्तर उनसे 5 से 8 साल आगे निकल गया था। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ने के लिए 5 से 8 साल बिताए। आखिरकार इस अवधि के दौरान दूसरा पक्ष अध्ययन और सुधार जारी रखेगा, और क्योंकि दूसरा पक्ष इस तकनीक को उससे बेहतर समझता है, इस प्रकार दूसरे पक्ष का विकास तेजी से और तेजी से होगा। दोनों पक्षों के बीच का अंतर समय के कारण कम नहीं होगा, ये केवल बड़ा और बड़ा होता जाएगा। क्या अनुसंधान की प्रगति में तेजी लाने, स्थिरता बढ़ाने और लागत कम करने का कोई तरीका है? फीमिंग ने पूछा। तकनीकी निदेशक ने कहा, यदि हमारे पास इस विषय पर अधिक विस्तृत जानकारी होगी तो हमारा अनुसंधान अधिक सुविधाजनक और तेज होगा। विस्तृत जानकारी? फीमिंग ने खुद से कहा। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। ठीक है, तुम पढ़ाई जारी रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, फीमिंग ने कहा। इतना कहकर फीमिंग पलटा और चला गया। उसने अपने दिल में पहले से ही योजना बनानी शुरू कर दी थी। छोटे लियू, वे अभी तक नहीं गए हैं। वे पहले ही रवाना हो चुके हैं। स्पेस टाइम गेम की कंपनी में हेबो ने मुस्कुराते हुए अपनी कंपनी के एक सुपरवाइजर से कहा। क्योंकि कंपनी को हाल ही में अच्छी खबरें मिल रही थी, इसलिए हेबो ने जश्न मनाने के लिए आज रात एक डिनर पार्टी का आयोजन करने का फैसला किया। उसने हुआंग फैंग को भी आमंत्रित किया था, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया। हेबो को कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानता था कि अगर हुआंग फैंग यहाँ होता
तो कई लोग शायद बहुत ही संकोची होते। हालांकि हुआन फेंग से बात करना आमतौर पर बहुत आसान लगता था, फिर भी वह अभी भी कंपनी का बॉस था और वह लंबे समय से निर्णय लेने वाला था। उसका स्वभाव एक श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा था। जब आम कर्मचारी उसे देखते तो वे संयमित महसूस करते। मैं ये दस्तावेज पैक करके तुरंत निकल जाऊंगा, सुपरवाइजर लियू ने तनावपूर्ण भाव से कहा। ठीक है, तो मैं पहले निकल जाऊंगा, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, अब खाने का समय हो गया है। हेबो ने कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, सुपरवाइजर ने कहा। हेबो को कोई आपत्ति नहीं हुई और वह चला गया। जब सुपरवाइजर ने हेबो को जाते हुए देखा तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने चारों ओर देखा और पुष्टि की कि कंपनी में सभी लोग चले गए हैं। वह अपनी सीट पर एक पल के लिए झिझका। आखिरकार उसने अपना मन बना लिया और हेबो के कार्यालय की ओर चल पड़ा। हेबो के दफ्तर का दरवाजा बंद था। सुपरवाइजर निराश नहीं हुआ। इसके बजाय उसने चुपके से तैयार की गई अतिरिक्त चाबी निकाली और दफ्तर का दरवाजा आसानी से खोल दिया। उसके बाद सुपरवाइजर ने ऑफिस में घुसकर जल्दी जल्दी तलाशी ली। उसे पता था कि हर 5 मिनट में सुरक्षा गार्ड गश्त करने आएंगे, इसलिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था। लियू उपनाम वाले सुपरवाइजर ने हेबो की डेस्क और फिर उसके दराज को पलट दिया। उसे कुछ भी नहीं मिला और वह चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिरकार वह कभी भी उजागर हो सकता था। अगर वह उस चीज को पा लेता, भले ही वह उजागर हो जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह उसे नहीं पा पाता तो वह उजागर हो जाएगा। ये भयानक होगा। इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि हेबो की मेज पर एक छिपा हुआ डिब्बा है। वह खुश हुआ। ये छिपा हुआ डिब्बा इतना छिपा हुआ था कि इसका इस्तेमाल कीमती चीजों को छिपाने के लिए किया जाता होगा। हालांकि जैसे ही सुपरवाइजर छिपे हुए डिब्बे को खोलने वाला था, कार्यालय का दरवाजा अचानक खुल गया। 1795 बेवकूफ मैनेजर लियू इतना डर गया कि वह कांप उठा और उसे ठंडा पसीना आ गया। अवचेतन रूप से दरवाजे की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ। हेबो जिसे जाना था, उसे पता ही नहीं था कि कब वह पहले से ही वहां खड़ा था और उसके बगल में कंपनी के 2 सुरक्षा गार्ड भी थे। डायरेक्टर लियू, आप मेरे दफ्तर में क्या ढूंढ रहे हैं? आप मुझे क्यों नहीं बताते और मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। हेबो ने मैनेजर की ओर देखा और कहा, ओह ये सीईओ है, मेरी व्याख्या सुनो। लियू उपनाम वाले सुपरवाइजर ने पीला चेहरा बनाते हुए कहा। ठीक है, समझाओ, मैं सुन रहा हूँ। हेबो ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। ग्रेटर दैन, मैंने अभी देखा कि सीईओ ही का ऑफिस थोड़ा गंदा था, इसलिए मैं उसे साफ करने में मदद करना चाहता था। मैनेजर लियू ने घबराते हुए समझाया, लेकिन उसका स्पष्टीकरण था। उसे खुद इस पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसे समय में कौन इसे साफ करने में मदद करेगा? इसके अलावा वह चोरी की हुई चाबी लेकर आया था। निश्चित रूप से हेबो ने बस उसे मुस्कुराते हुए देखा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने कहा, मैनेजर लियू, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात पर यकीन करूंगा, या मेरी बुद्धिमत्ता सिर्फ आपके दिल में इतनी ही ऊंची है? पुटुम। मैनेजर लियू अचानक घुटनों के बल बैठ गया और हेबो की तरफ भीख मांगते हुए देखा। मैनेजर है, मुझे पता है कि मैं गलत था, बस इस बार मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तभी हेबो अंदर आया। उसके पीछे खड़े 2 सुरक्षा गार्ड भी उसके पीछे अंदर आ गए। उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे पर पहरा देने लगे। हेबो ने मैनेजर लियू की दलीलों का सामना किया और उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने कहा, बोलो, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? मैं तुमसे फिर से क्या करवाना चाहता हूँ? सुपरवाइजर लियू थोड़ा हिचकिचा रहे थे, मानो वही कहना नहीं चाहते थे। तुम कहना नहीं चाहते? फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम पर व्यापारिक जासूस होने का मुकदमा चलाऊंगा। इसके अलावा तुमने मेरी चीजें चुराई हैं, उस समय तुम्हें शायद कुछ सालों के लिए जेल जाना पड़ेगा। हेबो ने कहा। नहीं। मैनेजर लियू चौंक गया। वास्तव में वह बहुत बहादुर नहीं था। उसने जल्दी से कहा, ये फिल्मिंग है। मैनेजर फी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। 10 ड्रैगन से फिल्मिंग? हेबो ने पूछा। उसने खुद इस काम में प्रवेश किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस काम में लगे लोगों के बारे में कुछ समझ होनी चाहिए, इसलिए वह फिल्मिंग की पहचान जानता था। हाँ, ये वही है, मैनेजर लियू ने कहा। उसने मुझसे वर्चुअल रियलिटी से संबंधित कंपनी की तकनीकी दस्तावेज चुराने और उसे देने के लिए कहा था। जितने अधिक होंगे उतना अच्छा होगा। उसने तुम्हें ऐसा करने को कहा था, तो तुमने वैसा किया। तुम इतने अच्छे हो कि तुम कंपनी के मैनेजर भी हो। उसने तुम्हें क्या शर्तें दी थी? हेबो ने कहा। 10 ड्रैगन के उपनिदेशक। मैनेजर लियू ने कहा, अभी भी 5 लाख युआन बाकी हैं। 10 ड्रैगन्स आखिरकार गेमिंग इंडस्ट्री का लीडर था। वाइस प्रेसिडेंट का पद बहुत आकर्षक था। 500,000 डॉलर नकद के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मैनेजर लियू को लुभाया गया। बेवकूफ, हेबो ने कहा, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। हालांकि 10 ड्रैगन्स अभी भी खेल का लीडर है, लेकिन हमारी कंपनी की मौजूदा ताकत और विकास की गति के साथ अगर हम उससे आगे निकलना चाहते हैं तो ये केवल समय की बात है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम वास्तव में 10 ड्रैगन्स के उपाध्यक्ष का पद और मात्र 500,000 चाहते हो। तुम वाकई बेवकूफ हो कि कंपनी के लाभों को बेच रहे हो। हाँ, यह मेरी मूर्खता है। मैं एक पल के लिए उलझन में था। निर्देशक है, बस मुझे जाने दो। निर्देशक लियू ने कहा। मैनेजर लियू ने कहा, उसे ले जाओ, फिर पुलिस को बुलाओ और पुलिस को उसे संभालने दो। हेबो ने 2 सुरक्षा गार्डों से कहा। हाँ, दोनों सुरक्षा गार्ड आगे बढ़े और बिना कुछ कहे सुपरवाइजर लियू को बाहर खींच लिया। मैनेजर है, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे सच में पता है कि यह गलत था। बस मुझे जाने दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। सुपरवाइजर लियू ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन हेबो के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन जब सुपरवाइजर लियू थे कार्यालय से बाहर घसीटे जाने पर वह फिर फुसफुसाया, बेवकूफ। दरअसल हेबो की नजर में सुपरवाइजर लियू की हरकतें वाकई बेवकूफी भरी हैं। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि उन्होंने टाइम स्पेस गेम कंपनी को छोड़ दिया था, जो उड़ान भरने वाली थी सिर्फ 10 ड्रैगन्स के उपाध्यक्ष के पद के लिए, ये बिना किसी दूरदर्शिता के लिया गया फैसला था। इसके अलावा हेबो की राय में 5 लाख नकद, वह ये भी जानता था कि यह बहुत कम है। विदेशों में गेम कंपनी भी उनकी कंपनी की तकनीक में रुचि रखती थी। अगर मैनेजर ली ने वास्तव में ये जानकारी प्राप्त की और इसे अन्य देशों को बेच दिया, इसे करोड़ों में बेचना संभव था। हालांकि मैनेजर ली वास्तव में मात्र 500,000 युआन के लिए लालच में था। अगर यह बेवकूफी नहीं थी तो क्या था?
हेबो को पहले यह एहसास नहीं हुआ था कि उनके मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के बीच वास्तव में एक ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति मौजूद है। थोड़ी देर तक आहे भरने के बाद हेबो ने फोन उठाया और हुआन फैंग को फोन किया। प्रेसिडेंट हुआन, जैसा कि आपने उम्मीद की थी, कोई उन दस्तावेजों के बारे में सोच रहा है। कौन है? हुआन फैंग की आवाज आई। 10 ड्रैगनों में से फे मिंग। हेबो ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश में खेल के क्षेत्र में बड़ा बॉस ऐसा घिनौना तरीका अपनाएगा। हुआन फैंग ने कहा, ठीक है, मुझे इस बारे में पता है। आप खाना खाना जारी रख सकते हैं, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। ठीक है, हेबो ने कहा। उसके बाद हेबो ने फोन रख दिया और गुप्त डिब्बे को बाहर निकाला। वह अंदर से खाली था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हुआन फैंग और हेबो ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। गेम कंपनी के कुछ लोग उनसे आमने सामने लड़ेंगे। हालांकि वे चोरी करने के लिए कुछ गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। यह उनमें से एक था, इसलिए वे दोनों इसके लिए तैयार थे। इस गुप्त डिब्बे में हेबो ने कुछ भी नहीं रखा था। वह केवल लोगों को लालच में फंसाना चाहता था। मैनेजर लियू को धोखा दिया गया था। वास्तव में वे आभासी वास्तविकता तकनीकें, यहाँ तक कि हेबो भी उसके पास भी नहीं थी। वह जानता था कि हुआन फैंग के पास एक शोध संस्थान है। उसके स्वामित्व वाले उद्योगों में सभी तकनीकें उस शोध संस्थान द्वारा विकसित की गई थी। आभासी वास्तविकता तकनीक सहित वे तकनीकी दस्तावेज अभी भी शोध संस्थान में थे। इस गुप्त डिब्बे में हेबो ने कुछ भी नहीं रखा था। वह केवल लोगों को लालच में फंसाना चाहता था। मैनेजर लियू को धोखा दिया गया था। वास्तव में वे आभासी वास्तविकता तकनीकें, यहाँ तक कि हेबो के पास भी नहीं थी। वह जानता था कि हुआन फैंग के पास एक शोध संस्थान है। उसके स्वामित्व वाले उद्योगों में सभी तकनीकें उस शोध संस्थान द्वारा विकसित की गई थी। आभासी वास्तविकता तकनीक सहित वे तकनीकी दस्तावेज अभी भी शोध संस्थान में थे। हेबो भी इस शोध संस्थान के बारे में बहुत उत्सुक थे। किसी को ये जानना था कि हुआन फैंग के कई उद्योगों में उसी उद्योग के अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक उन्नत तकनीकें थी। इस शोध संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेबो बहुत उत्सुक थे। वास्तव में उस शोध संस्थान में कौन था और उसने कितनी उन्नत तकनीकें विकसित की थी। हालांकि हुआन फैंग ने उसे अंदर लाने की पहल नहीं की, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पूछने की पहल नहीं करेगा। वह स्थान हुआन फैंग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए और आम लोगों के लिए वहां प्रवेश करना लगभग असंभव था। मैनेजर लियू जैसे व्यक्ति के लिए वह कंपनी को देख रहा था। उसे डर था कि वह निराश हो जाएगा। कंपनी में बहुत सारे विस्तृत दस्तावेज नहीं थे। उनका मुख्य कार्य इसे चलाना और बनाए रखना था, बस इतना ही। असली मुख्य जानकारी यहाँ नहीं है। बेवकूफ, हेबो ने फिर से अपने आप से कहा और फिर कार्यालय से बाहर चला गया। 1796 बदले में कुछ न देना शिष्टता है, बेवकूफ। हुआन फैंग ने फोन रखते हुए धीरे से कहा। 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी आखिरकार खेल में अग्रणी थी। फीमिंग आखिरकार एक सेलिब्रिटी था। गेमिंग समुदाय में उसकी काफी प्रतिष्ठा थी। हुआन फैंग ने सोचा कि प्रतिद्वंद्वी उसके साथ निष्पक्ष मुकाबला करेगा। प्रतियोगिता के एक दौर के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि पहला व्यक्ति जो उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा वह वास्तव में वही था। हुआन फैंग की राय में उनकी हरकतें वाकई मूर्खतापूर्ण थी। वह इतनी महत्वपूर्ण चीज को असुरक्षित जगह पर क्यों रखेगा? उन्होंने अपनी सुरक्षा उपायों को भी नजरअंदाज कर दिया। क्या उसने सोचा था कि अपनी कंपनी के सुपरवाइजर को रिश्वत देकर वह उन दस्तावेजों को हासिल कर लेगा? उन्होंने सोचा, कितना मूर्ख। हालांकि चूंकि किसी ने पहले ही कदम उठा लिया था, हुआन फैंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बस कुछ नहीं करेगा। किसी एहसान का बदला न चुकाना अशिष्टता थी। उसने एक व्यक्ति को उसकी ही दवा चखाने का भी फैसला किया। इस प्रकार उसने कुछ प्रथम श्रेणी के कौशल वाले अंगरक्षकों को बुलाया जिन्हें उसने स्टोरेज बॉक्स से बदला था। उसने उन्हें 10 ड्रैगन्स कंपनी में जाने के लिए भी कहा। क्या वे उसकी वर्चुअल रियलिटी तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते थे? फिर वह उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। उस रात जब फे मिंग उत्सुकता से पर्यवेक्षक लियू की प्रगति की प्रतीक्षा कर रहा था, तो पहली चीज जिसका उसने इंतजार किया वह उसके अधीनस्थ से एक कॉल था। क्या तुमने कहा कि हमारी रिसर्च लैब नष्ट हो गई है? फे मिंग ने चौंक कर पूछा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने अधीनस्थ द्वारा बताई गई खबर पर विश्वास नहीं था। इसने उसे वास्तव में चौंका दिया था। ठीक है, अभी फोन पर मौजूद व्यक्ति ने चिंता से कहा। कुछ लोग हमारे शोध कक्ष में घुस आए और अंदर मौजूद लोगों को बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने अंदर की सारी जानकारी नष्ट कर दी। 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी, हालांकि इसके पास हुआन फैंग की तरह कोई विशेष शोध संस्थान नहीं था, लेकिन आखिरकार वे घरेलू गेमिंग के नेता हैं। उन्होंने अभी भी अनुसंधान और विकास को बहुत महत्व दिया है, इसलिए एक जगह भी थी जो विशेष रूप से अनुसंधान के लिए इस्तेमाल की जाती थी। आभासी वास्तविकता पर शोध करने वाले भी वहां मौजूद थे। क्या तुम जानते हो कि यह किसने किया? फे मिंग ने जल्दी से पूछा, लेकिन उसके दिमाग में अनायासी स्पेस टाइम गेम शब्द उभर आए। उसने अभी दूसरे पक्ष पर हमला किया था। यह एक संयोग था कि उसकी कंपनी के साथ कुछ हुआ। फे मिंग इन दो चीजों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यह उसके लिए एक बुरी बात हो सकती है। यह अपराध बोध का संकेत था। मुझे नहीं पता। वहां मौजूद निगरानी उपकरण दूसरे पक्ष द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। दूसरा पक्ष बहुत अनुभवी है। इसके अलावा घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दूसरे पक्ष का चेहरा भी नहीं देखा था इससे पहले कि वे मारे गए। फोन पर व्यक्ति ने कहा, आपको ये जानना चाहिए कि इस बार हुआन फैंग द्वारा 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी द्वारा भेजे गए सभी लोगों के पास प्रथम श्रेणी के कौशल थे। 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी के डेवलपर्स का उल्लेख नहीं करना चाहिए। वे सिर्फ साधारण लोग थे। यहाँ तक कि विदेशों में विशेष बल भी वे इन लोगों को नहीं पा सकते हैं। क्या नुकसान गंभीर है? फे मिंग ने पूछा। उसे अपनी आवाज कांपती हुई महसूस हो रही थी। वह घबराया हुआ और डरा हुआ था। अंदर की सारी जानकारी नष्ट हो गई है। फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने निराश होकर कहा, इसमें वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानकारी भी शामिल है जिस पर मैं शोध कर रहा था, और हम नए गेम पर शोध और विकास कर रहे हैं, साथ ही चल रहे गेम के बारे में कुछ डेटा भी। वे सब गायब हो गए हैं। क्लैंग अपने अधीनस्थ से रिपोर्ट सुनकर फे मिंग के हाथ में फोन जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा कागज के पन्ने की तरह पीला पड़ गया था। आपको ये जानना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी तकनीक पर शोध करने के लिए कंपनी ने बहुत अधिक जनशक्ति का निवेश किया था और शक्तिहीन थी। उन्होंने पहले ही कुछ परिणाम पेश किए थे। हालांकि ये टाइम एंड स्पेस गेम कंपनी जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी ये दूसरी गेम कंपनी से बेहतर थी।
ये बहुत बेहतर थी। अंत में सारी तकनीक खत्म हो गई। अगर वे अपना शोध जारी रखना चाहते थे तो उन्हें शुरुआत से शुरू करना था। भले ही शोधकर्ता अभी भी मौजूद थे, उनके पास कुछ अनुभव था, लेकिन अगर वे पिछले परिणामों पर शोध करना चाहते थे तो हमें अभी भी बहुत सारे जनशक्ति और संसाधनों का निवेश करने की जरूरत है, और पिछला निवेश ये सब व्यर्थ था। इस बार दूसरे पक्ष ने उस गेम का डेटा भी नष्ट कर दिया जिस पर वे शोध कर रहे थे और संचालन कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान था। नया गेम अभी तक रिलीज नहीं हुआ था। ज्यादा से ज्यादा वे कुछ पैसे खो देते और उसका फिर से अध्ययन करते, लेकिन जो गेम अभी भी चल रहे थे उनका डेटा चला गया था, और इसका असर उन खेलों पर पड़ेगा जो वे वर्तमान में चला रहे थे। इसका बहुत बड़ा असर होगा। जितनी जल्दी हो सके तकनीकी कर्मचारियों से उन डेटा को पुनर्स्थापित करवाओ। थोड़ी देर बाद फीमिंग ने अपना फोन उठाया और जल्दी से आदेश दिया, चाहे आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो कुछ खेल चल रहे हैं वे सामान्य रूप से चल रहे हैं। ठीक है, मैं इसे तुरंत करूंगा। फोन की दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति भी इस मामले के महत्व को समझता था। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो उनकी 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी खेल के नेता के रूप में अपनी स्थिति से गिर सकती है। फोन रखने के बाद फेइमिंग कमजोरी से सोफे पर लेट गया। उसके दिमाग में हुआन फेंग का हास्यास्पद रूप से युवा चेहरा फिर से उभर आया। हालांकि उस समय कोई सबूत नहीं था, फेइमिंग को अभी भी सहज रूप से लगा कि इस मामले का हुआन फेंग और स्पेस टाइम गेम से कुछ लेना देना है। हालांकि सबूतों की कमी के कारण ही वह दूसरे पक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कर सका, भले ही उसे उस पर शक था। इसके अलावा इस बार हमला उसी ने शुरू किया था। इस समय फेइमिंग पहले से ही हुआन फेंग को भड़काने के लिए पछता रहा था। अगर उसने दूसरे पक्ष को कुछ नहीं किया होता तो दूसरा पक्ष बदला लेने के लिए नहीं आता। हुआन फेंग की कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी तकनीक विकसित की थी। अगर हुआन फेंग वास्तव में उसके साथ काम करना चाहता था तो ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई मौका नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि उसने दूसरे पक्ष के खिलाफ जाने का एक उलझन भरा फैसला किया था। हालांकि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैनेजर लियो उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। विफलता की संभावना बहुत अधिक थी। यही वजह थी कि दूसरा पक्ष बदला लेगा, और यह बदला जल्दी और बेरहमी से आया। उसके पास इसके लिए तैयारी करने का समय भी नहीं था। फेइमिंग की चिंता बेवजह नहीं थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन से कोई आया और उसे दफ्तर से ले गया। उसे कंपनी के कई कर्मचारियों की चौंका देने वाली निगाहों के सामने ले जाया गया। कारण ये था, स्वाभाविक रूप से मैनेजर लियू ने ही फेइमिंग से उसका अपराध कम करने के लिए कबूलनामा करवाया था। स्वाभाविक रूप से फेइमिंग को ले जाना पड़ा। फेइमिंग का चले जाना गेम कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका था। आखिरकार पिछले कुछ सालों में ये फेइमिंग के नेतृत्व में था। 10 ड्रैगन गेम कंपनी एक मध्यम स्थिति से भीड़ के नेता में बदलने में सक्षम थी। ये कहा जा सकता है कि फेइमिंग ने सबसे अधिक योगदान दिया था। कर्मचारियों के बीच उनकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा थी। हालांकि फेइमिंग ने उन्हें स्पेस टाइम गेम कंपनी की राय पर ध्यान देने के लिए याद दिलाया था, लेकिन कंपनी के शेयरधारकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन शेयरधारकों को अभी भी अपने दिल में फेइमिंग पर विश्वास था। आखिरकार अतीत में फेइमिंग की क्षमता सभी के लिए स्पष्ट थी। वे साधारण कर्मचारी, वे भी फेइमिंग पर विश्वास करते थे, और अब फेइमिंग को सार्वजनिक रूप से ले जाया गया था। यह मामला थोड़ा गंभीर था। पहले उन्हें स्पेस टाइम गेम कंपनी द्वारा दबाया गया था, इसलिए वे बहुत घबराए नहीं। उनमें से कई लोगों का मानना था कि फेइमिंग कोई रास्ता सोच सकते हैं। खेल के खिलाफ लड़ने के बाद आखिरकार कंपनी को एक स्थिर स्थिति में ले गए, लेकिन अब हर कोई घबराने लगा था। कंपनी की रीढ़ छीन ली गई थी। उनके पास घबराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी को झटका अभी खत्म नहीं हुआ था। पिछली रात का नुकसान बहुत बड़ा था। उन्होंने बहुत सारा महत्वपूर्ण डेटा खो दिया था। दरअसल रिसर्चों के अलावा उन्होंने बहुत सारा महत्वपूर्ण डेटा भी खो दिया था। ऑपरेटिंग कंप्यूटर रूम को भी निशाना बनाया गया। हालांकि कई तकनीकी कर्मचारियों ने रात भर इसकी देखभाल की। हालांकि इससे बहुत कुछ नहीं बदला। परिणामस्वरूप आज के खेल में कई खिलाड़ियों का डेटा वास्तव में साफ हो गया था। सब कुछ खरोंच से शुरू करना पड़ा और चरित्र अपनी मूल स्थिति में लौट आया था। इस तरह के बदलाव ने तुरंत खिलाड़ियों को विस्फोट कर दिया। आखिरकार कई खिलाड़ियों ने खेल में बहुत पैसा लगाया था। हालांकि कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने खेल में जो समय और पैसा लगाया था, क्या ये बर्बाद नहीं हुआ? वे निश्चित रूप से गेम कंपनी से मुआवजा मांगने जा रहे थे, और मुआवजा मांगने वाले इन लोगों में से कई लोग मुसीबत में फंसने की कोशिश कर रहे थे। उनका डेटा गलत नहीं था, उनके पास उपकरण भी कम नहीं थे। हालांकि उनमें से कई अब मुसीबत में थे। स्वाभाविक रूप से वे भी मुसीबत खड़ी करने और कुछ लाभ उठाने के लिए इसमें शामिल हो गए। 10 ड्रैगन गेम कंपनी ने बहुत सारा डेटा खो दिया था। उन्हें नहीं पता था कि उनके खातों में किसको समस्या थी, उनमें से किसको नहीं थी। जहां तक मुआवजे के लिए आवेदन करने वालों का सवाल है, अगर उन सभी को मुआवजा मिल जाए तो यह उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि उनके लिए वे उपकरण सिर्फ कुछ कोड थे, बस इतना ही। हालांकि अगर बहुत सारे अच्छे उपकरण होंगे तो यह निश्चित रूप से पूरे गेम के लिए अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि अगर वे मना करना भी चाहते तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे कोई सबूत पेश ही नहीं कर सकते थे और खिलाड़ी भी इस पर खूब हंगामा कर रहे थे। गेम कंपनी के लोगों को शायद यह नहीं पता था कि जो खिलाड़ी मुआवजा मांग रहे थे उनमें से कई गेम ऑफ स्पेस एंड टाइम के प्रशंसक थे। यह मामला इतना बड़ा होता जा रहा था कि पर्दे के पीछे टाइम गेम कंपनी की वजह से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे थे। इस बारे में हुआन फेंग और हेबो को नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है। व्यापार जगत एक युद्ध के मैदान की तरह था। चून की प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही उनके खिलाफ एक चाल चल दी थी, इसलिए उनके पास उन्हें इतनी आसानी से जाने देने का कोई कारण नहीं था। जरा सोचिए, अगर वे इसके लिए तैयार नहीं होते तो सुपरवाइजर लियू ने जानकारी चुरा ली होती। नई स्थापित स्पेस टाइम गेम कंपनी के लिए ये किस तरह का झटका होगा। इसलिए इस बार वे जीत का फायदा उठाकर 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी का पीछा करने वाले थे। 1797 एक बलि का बकरा। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मुआवजा देना चाहिए या नहीं? 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी के कई उच्च अधिकारी इस मामले पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे थे। हाल ही में 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी को एक आपदा कहा जा सकता है जो उन पर टूट पड़ी थी। सबसे पहले उनका डेटा नष्ट कर दिया गया था, फिर कंपनी की स्तंभ फेइमिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। जब खबर फैली तो शेयर की कीमत गिर गई और फिर खिलाड़ियों का जमावड़ा लग गया।
यदि इस मामले को ठीक से संभाला जाता तो उनका खेल रह सकता था। और अब हर कोई इस मामले से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ था। अतीत में इस तरह की बैठकों की मेजबानी फेलमिंग द्वारा की जाती थी। वह कई वर्षों से 10 ड्रैगन का प्रभारी था और हर कोई उसके नेतृत्व का आदी था। अब उसे अचानक हटा दिया गया। हर कोई वास्तव में इसका आदी नहीं था। क्या हम उसे मुआवजा नहीं दे सकते? कंपनी के एक उच्च अधिकारी ने झट से कहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ खेलों में प्रत्येक खेल में आधे से ज्यादा खिलाड़ी मुआवजा मांग रहे हैं। वे ये भी धमकी देते हैं कि अगर वे संतुष्ट नहीं हुए तो वे खेल छोड़ देंगे। अगर हम अब अपना खेल नहीं खेलते हैं, अगर यह क्या 2 लोग हैं, तो हम उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन अब जब इतने सारे लोग इसमें शामिल हैं, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि बहुत से लोग अराजकता का फायदा उठा रहे हैं। अगर हम वाकई उन्हें मुआवजा देंगे तो खेल का संतुलन बिगड़ जाएगा, एक अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम पहले खिलाड़ियों के गुस्से को शांत कर सकते हैं। आखिरकार उनमें से कई ने वाकई उपकरण और पैसे खो दिए हैं। खेल में संतुलन के लिए हम इसे हासिल करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ने कहा। यही एकमात्र तरीका है। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। ये घटना फेलमिंग के कारण हुई थी। मुझे उसके बारे में बताओ। तुमने उस हुआन फैंग को क्यों उकसाया? उनका स्पेस टाइम गेम शक्तिशाली है, लेकिन वे अचानक पूरे बाजार पर कब्जा नहीं कर सकते, है ना? हमारे बचने के लिए हमेशा एक जगह होगी। ये बहुत अच्छी बात है। उस हुआन फैंग को उकसाने के बाद उसका बदला बहुत जल्द आएगा। हमें नुकसान हुआ है और यह कंपनी खतरे में है। किसी ने अचानक दोष फेलमिंग पर मर दिया। अतीत में फेलमिंग की प्रतिष्ठा और क्षमता के कारण वे कभी भी फेलमिंग के फैसले पर सवाल नहीं उठाते थे, नहीं वे उसके पीठ पीछे कुछ कहने की हिम्मत करते थे। आखिरकार फेलमिंग की क्षमता सभी के लिए स्पष्ट थी। उसके बिना, आज 10 ड्रैगन के बिना वे उद्योग के नेता नहीं बन सकते थे। लेकिन फेलमिंग के फैसले में हुई गलती की वजह से कंपनी संकट में आ गई। शेयर की कीमतें गिर गईं और शेयरधारकों के हितों को नुकसान पहुंचा। स्वाभाविक रूप से वे नाखुश थे। आमतौर पर फेलमिंग उन्हें पैसे कमाने में मदद कर सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब जब फेलमिंग ने उनसे पैसे खोने के लिए कहा तो वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। ये सही है। इस बार फेलमिंग बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण था। किसी ने कहा, हुआन फेंग ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह बहुत महत्वाकांक्षी होगा। अगर ऐसा है तो उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसके खिलाफ साजिश रची है। वह निश्चित रूप से बदला लेगा, लेकिन उसे साजिशों की परवाह नहीं होगी। वह इतना चतुर भी नहीं था। अंत में फेलमिंग सिर्फ उस पर हमला करना चाहता था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने का कोई तरीका भी नहीं सोचा। ये वाकई नासमझी है। ये सही है। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। इस घटना के कारण कंपनी के शेयर की कीमतें गिर गईं। अगर कंपनी के हित प्रभावित होते तो कोई न कोई इसका दोष जरूर लेता। इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से फेलमिंग को चुना था। उसे यह निर्णय लेने के लिए किसने कहा था? इस समय वे पहले से ही कंपनी के लिए फेलमिंग की मदद के बारे में भूल चुके थे। वे ये भी भूल गए थे कि फेलमिंग ने उन्हें पहले ही हुआन फैंग पर ध्यान देने के लिए याद दिलाया था। ये वे ही थे जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने शुरू से ही हुआन फैंग पर ध्यान दिया होता, अगर उन्होंने स्पेस टाइम गेम पर ध्यान दिया होता और इसके लिए पहले से योजना बनाई होती, तो फेलमिंग ने ऐसा चरम तरीका अपनाने का विकल्प नहीं चुना होता। हालांकि इस समय वे स्पष्ट रूप से इसका कारण नहीं खोज पाएंगे। वे केवल दूसरों की कमियां ही देखेंगे और फेलमिंग, जो यहाँ नहीं थे, स्पष्ट रूप से एक उपयुक्त उम्मीदवार थे। इसलिए फेलमिंग की मौजूदगी के बिना सभी ने इस मामले की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। साथ ही उन्होंने जनता के सामने ये घोषणा भी कर दी कि वे फेलमिंग को उसके पद से हटा देंगे ताकि जनता को स्पष्टीकरण मिल सके। जहां तक खिलाड़ियों के अनुरोध की बात है तो वे केवल उसी पर सहमत हो सकते थे। खिलाड़ियों के अनुरोध के अनुसार उन्हें कुछ उच्च श्रेणी के उपकरणों के साथ मुआवजा दिया जाता था और कुछ गेम सिक्के एक निश्चित सीमा तक काफी पैसे खोने के बराबर थे। हालांकि ऐसा करने के परिणाम जल्दी ही सामने आ गए। जो उपकरण मूल रूप से बहुत दुर्लभ थे वे कच्चे में बदल गए थे। वे अब मूल्यवान नहीं थे। उच्च स्तरीय खिलाड़ी और सॉफ्ट सिस्टर खिलाड़ी, वे सभी इससे काफी असंतुष्ट थे। मूल रूप से उन्होंने बहुत सारी ऊर्जा और धन का उपयोग किया था। वे खुद को आम खिलाड़ियों से अलग बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में अब उनके पास जो कुछ भी था उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि आम खिलाड़ियों का भी इससे कोई लेना देना नहीं था। वह इस खेल को कैसे खेल सकता था? इस वजह से गेम कंपनी के 10 ड्रैगन्स की हरकतों से खिलाड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बजाय इसने खेल में नर्म लड़कियों और उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को नाखुश कर दिया। इस वजह से गेम कंपनी के 10 ड्रैगन्स की हरकतों से खिलाड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बजाय इसने खेल में नर्म लड़कियों और उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को नाखुश कर दिया। उन सभी ने व्यक्त किया कि वे अब इस खेल को नहीं खेलना चाहते हैं। इस स्थिति ने तुरंत 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी को आतंकित कर दिया। किसी को ये जानना था कि क्या कोई गेम पैसे कमा सकता है। यह मुख्य रूप से उच्च स्तरीय खिलाड़ियों और नर्म लड़कियों पर निर्भर करता है। अंत में इन लोगों ने अपना असंतोष व्यक्त किया और छोड़ना चाहते थे। 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी स्वाभाविक रूप से घबरा गई। उन्होंने पहले जो उपकरण दिए थे उन्हें अब वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए 10 ड्रैगन गेम कंपनी ने कहा कि वे जल्द से जल्द एक उच्च श्रेणी का हथियार लॉन्च करेंगे। उन्हें उच्च स्तरीय खिलाड़ियों और सॉफ्ट करेंसी वाले खिलाड़ियों को बनाए रखने की उम्मीद थी। वे उन्हें एक उच्च लक्ष्य देना चाहते थे। हालांकि इस कार्रवाई से उन्हें वो परिणाम नहीं मिला जो वे चाहते थे। हालांकि वे और भी उन्नत उपकरण लॉन्च करने जा रहे थे। हालांकि उच्च स्तरीय खिलाड़ियों और सॉफ्ट करेंसी वाले खिलाड़ियों ने 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी पर अपना भरोसा खो दिया था। क्या होगा अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की, उन्होंने उच्च स्तरीय उपकरण प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा और प्रयास खर्च किया था, फिर इस बार वे सामान्य खिलाड़ियों के समान स्तर पर थे, तो क्या उनका पैसा फिर से बर्बाद नहीं होगा? उस समय 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी एक और भी उन्नत हथियार लॉन्च करेगी और फिर वे उनसे उनके पैसे ठगने की कोशिश करेंगे। जाहिर है उन खिलाड़ियों ने नहीं सोचा था कि वे इतने मूर्ख होंगे। उन्हें अब गेम कंपनी की 10 ड्रैगन्स पर भरोसा नहीं था। आखिरकार एक बार कुछ हो चुका था। ये गारंटी देना मुश्किल था कि 10 ड्रैगन्स फिर से नहीं आएंगे। जब समय आया तो बस इतना कहो कि डेटा फिर से खो जाएगा। वे फिर से अपना पैसा कमा सकते थे।
जाहिर है जिन खिलाड़ियों ने इस बिंदु को समझा वे सभी टेन ड्रैगन्स गेम कंपनी के तहत खेल छोड़ गए, साथ ही हुआन फेंग और हिबो द्वारा व्यवस्थित नौसेना भी। इस मामले ने इस मामले के प्रभाव को और बढ़ा दिया और इससे भी अधिक खिलाड़ियों ने खेल छोड़ दिया। 1798 फिल्मिंग की भर्ती 3, ये कैसे हो सकता है? 10 ड्रैगन। जब गेम कंपनी के लोगों ने ये स्थिति देखी तो वे सभी घबरा गए। उनके कार्यों ने उनके सामने मौजूद समस्या का समाधान नहीं किया, इसके बजाय इसने खिलाड़ियों को गाली देने के लिए प्रेरित किया। ऑनलाइन लोगों की संख्या में कमी जारी रही, जबकि खेल में गाली देने वाले लोग, इसने खेल खेलने वाले अन्य खिलाड़ियों के विचारों को भी प्रभावित किया। मूल रूप से उनमें से कुछ ने खेल छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था और अब इस वजह से वे सभी प्रभावित हैं। छोड़ने का विकल्प चुनने से उनके सामने इस तरह का हिमस्खलन हुआ। इस मामले में गेम कंपनी के लोग वास्तव में असहाय थे। हालांकि उन्होंने कुछ आपातकालीन कदम उठाए थे, फिर भी वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वे खिलाड़ियों को रुकने के लिए राजी करना चाहते थे, लेकिन इसका असर स्पष्ट नहीं था। उच्च श्रेणी के खिलाड़ी और सॉफ्ट सिस्टर खिलाड़ी, वे पहले ही अपने खेल में आत्मविश्वास खो चुके थे। इसके अलावा कुछ दिनों की सार्वजनिक प्रशंसा के बाद टाइम गेम कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए गेम द वर्ल्ड को बहुत प्रशंसा मिली थी। जो लोग गेम खेलना पसंद करते हैं वे स्वाभाविक रूप से लुभाए गए थे, क्योंकि गेम ऑफ टाइम कंपनी ने घोषणा की थी कि इस गेम में केवल एक सवा होगा, इसलिए जल्द से जल्द खेल में प्रवेश करना निश्चित रूप से बेहतर होगा। अन्यथा यदि वे बहुत देर से प्रवेश करते हैं तो वे उन मुख्यधारा के खिलाड़ियों से पीछे रह जाएंगे। इस वजह से सिर्फ टेन ड्रैगन्स गेम कंपनी का गेम ही नहीं, बल्कि गेम कंपनी के दूसरे गेम भी काफी प्रभावित हुए। द वर्ल्ड के गेम उपकरण खरीदने वाले पहले ही गेम में शामिल हो चुके थे। जिन्होंने नहीं खरीदा था वे भी इसे खरीदने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि दूसरी गेम कंपनी में टेन ड्रैगन्स पैक का लीडर था, वहां भी डेटा की हानि हुई थी, जिसकी वजह से वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। इस समय 10 ड्रैगन के लोगों को फीमिंग की याद आने लगी। अतीत में जब उनकी कंपनी किसी संकट का सामना करती थी तो फीमिंग ही उसका समाधान करता था। अतीत में जब फीमिंग आसपास था तो कंपनी के ये शेयरधारक इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। उन्हें तो यहाँ तक लगता था कि अगर वे होते तो उन समस्याओं का समाधान कर सकते थे। हालांकि अब जब फेलमिंग आसपास नहीं था तो उन्हें महसूस हुआ कि फेलमिंग कितना उपयोगी था और उनके और फेलमिंग के बीच का अंतर कितना स्पष्ट था। जैसे जैसे गेम में ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या में गिरावट जारी रही, टेन ड्रैगन्स गेम कंपनी के शेयर की कीमत में भी गिरावट जारी रही और ये तेजी से बढ़ रही थी। कुछ लोग पहले से ही सोच रहे थे कि क्या उन्हें फेलमिंग को वापस आमंत्रित करना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वे कोई निर्णय ले पाते उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। फेलमिंग गेम ऑफ टाइम एंड स्पेस कंपनी में शामिल हो गए थे। जब उन्हें ये खबर मिली तो टेन ड्रैगन्स गेम कंपनी के शेयरधारक लंबे समय तक स्तब्ध रह गए। होश में आने के बाद उन्होंने सभी ने फेलमिंग को देशद्रोही होने के लिए डांटा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि कंपनी की दुर्घटना फेलमिंग और हुआन फैंग की वजह से हुई थी। फेलमिंग ने बहुत पहले ही हुआन फैंग से संपर्क किया था। वह जानबूझकर उनकी टेन ड्रैगन्स गेम कंपनी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये लोग स्पष्ट रूप से भूल गए थे कि इस समय फेलमिंग को पहले ही उसके पद से हटा दिया गया था। दूसरे शब्दों में फेलमिंग अब टेन ड्रैगन्स गेम कंपनी का सदस्य नहीं था, इसलिए उसे उनके साथ विश्वासघात करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उनके गुस्से ने इन शेयरधारकों को अपनी समझदारी खो दी थी। उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। कंपनी पहले से ही गहरे संकट में थी। अब इस घटना के फिर से होने के कारण बाहरी लोग टेन ड्रैगन्स गेम कंपनी के बारे में और भी अधिक निराशावादी हो गए। प्रेसिडेंट हुआन, आपने मुझे क्यों चुना? स्पेस टाइम गेम कंपनी में फीमिंग ने हैरान भाव से हुआन फैंग को देखा और कहा, मूल रूप से जब सबूत निर्णायक थे तो ये जियान प्रांत में था। फेलमिंग की स्थिति के साथ उसके लिए इतनी जल्दी बाहर आना असंभव था, खासकर तब जब जियान प्रांत को हुआन फैंग ने अपने बेस कैंप के रूप में पहले ही बना लिया था। फेलमिंग के लिए इतनी आसानी से बाहर आना और भी मुश्किल होगा। हालांकि वह वहां कुछ ही दिनों के लिए था। जैसे ही वह सोच रहा था क्या वह जेल जा रहा था, उसे रिहा कर दिया गया। उस समय वह भी चौंक गया था। हालांकि जब उसने सुना कि स्पेस टाइम गेम ने उसके खिलाफ आरोपों को छोड़ दिया था तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। जब फेलमिंग पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो उसे हुआन फैंग से मिलने के लिए स्पेस टाइम गेम कंपनी के मुख्यालय ले जाया गया। अपने सामने युवा हुआन फैंग को देखकर फेलमिंग भी बहुत भावुक हो गया। वह जानता था कि वह और टेन ड्रैगन्स गेम कंपनी उसके सामने इस युवक से हार गए थे। अगर ये युवक न होता तो उसे जेल हो सकती थी। टेन ड्रैगन्स गेम कंपनी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। यह एक ऐसा युवा व्यक्ति था जिसने इतने कम समय में उनके नेता को पलट दिया था। इसके अलावा उसने जल्दी से नेता को बदल दिया। फेलमिंग जानता था कि द वर्ल्ड गेम के साथ हुआक्सिया के खेल में ये घटना होगी। मूल रूप से अब कोई भी कंपनी नहीं थी जो समय और स्थान के खेल में हुआन फैंग को धमकी दे सकती थी। क्या आपने नहीं देखा कि 10 ड्रैगन दूसरे पक्ष से हार गए थे? हालांकि फेलमिंग को यह नहीं पता था कि हुआन फैंग उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या इसलिए कि वह चाहता था कि वह उसका आभारी रहे, या इसलिए कि वह उसका मजाक उड़ाने का मौका लेना चाहता था? निर्देशक फे, कृपया बैठ जाइए, हुआन फैंग ने फेलमिंग से कहा। इस समय हेबो भी अंदर आया और हुआन फैंग और फेलमिंग के लिए एक कप कॉफी लाया। राष्ट्रपति हुआन, मजाक कर रहे होंगे, अब मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक आवारा कुत्ता हूँ, फेलमिंग ने आत्महीनता भरे अंदाज में कहा। जब वह अंदर था तो फेलमिंग को पहले से ही 10 ड्रैगन के बारे में पता था। गेम कंपनी ने अपना फैसला कर लिया था। उन्हें बलि का बकरा माना जाता था। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। वह पहले जैसा नहीं रह गया था। खेल में वह सर्वशक्तिमान सीओफी था, लेकिन एक आवारा कुत्ता जिसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। सीओ फेल, आप मजाक कर रहे हैं। आपकी क्षमताओं के बारे में सभी जानते हैं, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले मेरे पास आपको लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उस समय हम दुश्मन थे और आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले हमला किया था। मुझे पता है, मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। राष्ट्रपति हुआन, मैं समझता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, फेलमिंग ने कहा। फेलमिंग ने वास्तव में हुआन फैंग को इस मामले में घसीटे जाने के लिए दोषी नहीं ठहराया। जैसा कि हुआन फैंग ने कहा, उस समय दोनों पक्ष दुश्मन थे।
दोनों ने एक दूसरे से निपटने के लिए अपने सभी तरीके इस्तेमाल किए थे और वह वही था जिसने पहले हमला किया था। अंत में वह केवल असफल रहा, लेकिन वह असफल रहा। स्वाभाविक रूप से उसे दंडित किया जाएगा। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गए। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, उस समय तुम 10 ड्रैगन्स के सीईओ थे। मैं टाइम एंड स्पेस का मालिक हूँ और हम सभी के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। हमारे प्रति एक तरीके में कुछ भी गलत नहीं था। मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता था। और अब तुम अब 10 ड्रैगन्स में से नहीं हो, 10 ड्रैगन्स के वे लोग। मैंने तुम्हें पहले ही बाहर निकाल दिया है, इसलिए हमारे बीच शत्रुतापूर्ण संबंध, और इसलिए यह अब मौजूद नहीं है। फेई मिंग ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में उलझन में था। उसे नहीं पता था कि हुआन फैंग ने उसे सिर्फ यह मामला समझाने के लिए यहाँ क्यों बुलाया। सच कहूँ तो उसने इन सालों में बहुत कुछ अनुभव किया था। वह इसके बारे में बहुत खुले विचारों वाला भी था और उसे इससे जलन नहीं होती थी। इसके अलावा हुआन फैंग की हैसियत स्पष्ट रूप से उससे ज्यादा थी। वह एक असफल व्यक्ति भी था। हुआन फैंग को उसे इतना कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। चूंकि आप इस बिंदु को समझते हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा। मैंने मैनेजर फेई को बुलाया क्योंकि मैं आपको स्पेस टाइम गेम कंपनी में काम पर रखना चाहता था। हुआन फैंग ने फेई मिंग को सिर हिलाते हुए देखा और सीधे कहा, क्या तुम मुझे काम पर रखना चाहते हो? फी मिंग ने आश्चर्य से हुआन फैंग को देखा। कुछ समय पहले दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे को मारने के बारे में सोच रहे थे। अंत में उसके कुछ समय बाद हुआन फैंग वास्तव में उसे भर्ती करना चाहता था। वह उसके लिए काम करना चाहता था। हालांकि पिछले मामले को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दृष्टिकोण थे, लेकिन दोनों पक्ष कुछ समय से एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। हुआन फैंग इस मामले को इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता था? ये सही है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं निदेशक फी की योग्यता को स्वीकार करता हूँ। अब आप 10 ड्रैगन के सदस्य बन गए हैं। यहाँ फर्श साफ कर रहा हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से सीईओ फी को भर्ती करने का यह अवसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीईओ फी आने के लिए तैयार हैं। ये सही है। हम सभी डायरेक्टर फेल की योग्यता की प्रशंसा करते हैं। अगर डायरेक्टर फेल आने को तैयार है तो मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूँ। हेबो ने कहा। फेई मिंग ने हेबो को देखा और पाया कि उसका चेहरा ईमानदारी से भरा हुआ था। जाहिर है उसने अभी जो कहा वह कोई मजाक नहीं था। नहीं, यह विनम्र शब्द थे, बल्कि ईमानदारी थी। चीफे मजाक कर रहे हैं। मैं एक पराजित जनरल हूँ। मैं ऐसे विचार कैसे रख सकता हूँ? फेई मिंग ने कहा। वह जानता था कि हुआन फैंग और हेबो ने भी उसे हेबो की सीट लेने के लिए कहा था। आम कर्मचारी भी राजी नहीं होंगे। आखिरकार वह पहले भी उनसे हार चुका था, लेकिन एक हारा हुआ व्यक्ति उनका नेता बन गया था। उसने हेबो की जगह भी ले ली थी। इससे नीचे के लोग दुखी होंगे। निर्देशक फेल, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। खेल के क्षेत्र में मैं अभी भी आपसे बेहतर नहीं हूँ। हेबो ने कहा। हेबो की योग्यता संदेह से परे थी। हालांकि उसने कुछ समय पहले ही खेलों के क्षेत्र में प्रवेश किया था। फीमिंग जैसे स्थानीय सांप की तुलना में वह स्पष्ट रूप से उसके जितना अच्छा नहीं था, इसलिए उसके शब्द पूरी तरह से चापलूसी नहीं थे। चीफे मजाक कर रहे हैं। इस घटना के बाद अब हम खेल में हैं। कोई भी आपको नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। चीफे फेल मिंग ने कहा। यह सच था। इस बार 10 ड्रैगन को इस स्पेस टाइम गेम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। दूसरी गेम कंपनी के मन में हेबो को नीची नजर से देखने का कोई विचार नहीं होगा। आखिरकार उनकी ताकत अभी भी 10 ड्रैगन से थोड़ी कमजोर थी। यहाँ तक कि 10 ड्रैगन भी हेबो के सामने नहीं टिक पाए। दूसरे लोग उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? ये सब राष्ट्रपति हुआन की वजह से है। मैं बस काम निपटा रहा हूँ। हेबो ने कहा। उसने हुआन फैंग को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। शुरू से लेकर अब तक सब कुछ हुआन फैंग की गणना के अनुसार ही था। इससे गर्वित हेबो ने अपने दिल की गहराई से हुआन फैंग की प्रशंसा की। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने फी मिंग की ओर देखा और कहा, कैसा है मैनेजर फी? अगर आप हमारी कंपनी में आने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको डिप्टी पद दे सकता हूँ। हालांकि इसकी तुलना 10 ड्रैगन्स के सीईओ से नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी कंपनी निश्चित रूप से 10 ड्रैगन से बेहतर विकास करेगी। वह 10 ड्रैगन्स के सीईओ से भी अधिक सम्मानित होंगे। 1799 खेल में आपका स्वागत है। 3 हुआन फैंग इस मामले में बहुत आश्वस्त था। हालांकि टाइम गेम कंपनी ने अभी विकास करना शुरू किया था और 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी 10 साल से अधिक समय से विकास कर रही थी। ये पहले से ही हुआक्सिया देश का हिस्सा बन चुका था, खेल का नेता। लेकिन हुआन फैंग अभी भी 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी को पीछे छोड़ने और उसकी जगह लेने के लिए बहुत आश्वस्त था। न केवल हुआन फैंग आश्वस्त था, बल्कि हेबो और फीमिंग को भी वही आत्मविश्वास था। फीमिंग 10 ड्रैगन्स के सीईओ हुआ करते थे, लेकिन ये इस वजह से नहीं होगा। 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी की स्थिति के लिए फीमिंग को दूसरों की तुलना में 10 ड्रैगन्स की वर्तमान स्थिति की बेहतर समझ थी। ये कहा जा सकता है कि 10 ड्रैगन्स एक अर्जन में पहुंच गया था। स्पेस टाइम गेम कंपनी के प्रकट होने के बिना भी 10 ड्रैगन्स के लिए फिर से विकास करना बहुत मुश्किल होगा। वह देश में नंबर 1 था। हालांकि उसने विदेशों में विकास करने के लिए कुछ बार कोशिश की थी। वे सभी विफल रहे और कंपनी के शेयरधारकों ने पहले ही इस विचार को छोड़ दिया था। उनकी राय में जब तक वे घरेलू बाजार की रक्षा कर सकते हैं, ये पर्याप्त होगा। अगर वे वास्तव में इसका बचाव कर सकते हैं तो यह अच्छा होगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में 10 ड्रैगन्स का विकास स्पष्ट रूप से धीमा हो गया था या यहाँ तक कि स्थिर हो गया था। वे शेयरधारक पहले से ही मौजूदा स्थिति से संतुष्ट थे। वे सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। अनुसंधान और विकास के मामले में वे पहले से ही निवेश करने के लिए अनिच्छुक थे। इसलिए कंपनी का विकास बहुत धीमा था। जहां तक दूसरी गेम कंपनी की बात है, वे लगातार विकास कर रहे थे। वे लगातार अपने और 10 ड्रैगन के बीच के अंतर को कम कर रहे थे। फीमिंग इस बात को अच्छी तरह समझते थे। वह कंपनी के शेयरधारकों को याद दिलाता रहता था। हालांकि वे शेयरधारक उसका सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वह बिना किसी बात के बड़ा सौदा कर रहा है। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक इस बार की तरह फीमिंग ने उन्हें याद दिलाया। उन्होंने अभी भी हुआन फैंग को कोई महत्व नहीं दिया। इसलिए फीमिंग ने यह भी समझा कि स्पेस टाइम गेम कंपनी के प्रकट होने के बिना भी 10 ड्रैगन अभी भी अन्य गेम कंपनी से आगे निकल जाएंगे या उनसे आगे निकल जाएंगे।
हालांकि गेम ऑफ टाइम एंड स्पेस के प्रकट होने से समय बहुत कम हो गया था। स्पेस टाइम गेम जाहिर तौर पर दूसरे खेलों के बराबर नहीं था। बाजार में आने के बाद ये पहले से ही एक विनाशकारी स्थिति में था। अगर यह सिर्फ समय की बात होती तो देश के खेल बाजार पर अपना दबदबा बनाना मुश्किल नहीं था। ऐसा करने में उसे ज्यादा समय भी नहीं लगता। यही बात फेल मिंग को भी हैरान कर रही थी। अगर हुआन फेंग उसे न भी बुलाता तो भी उसके लिए देश में गेम कंपनी पर अपना दबदबा बनाना मुश्किल नहीं था। फिर उसने उसे क्यों बुलाया? फेल मिंग ने सीधे अपने दिल में सवाल पूछा। हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी नजर सिर्फ घरेलू बाजार पर ही नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विदेशी बाजार पर पूरी तरह कब्जा करना होगा। हम चाहते हैं कि हमारा खेल दुनिया की ओर बढ़े और हमें नियंत्रण में रहना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कुछ प्रतिभाओं की भर्ती करनी होगी। कंपनी के मौजूदा प्रतिभा भंडार के साथ ये निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। और फिर वो पहला व्यक्ति है जिसके बारे में हमने सोचा है। पूरी दुनिया। फेल मिंग थोड़ा स्तब्ध था और उसका दिल कुछ हद तक उत्साहित था। जब वह अभी भी 10 ड्रैगन्स में था तो उसने देश छोड़ने की कई बार कोशिश की थी। अंत में वे सभी विफल हो गए। यहाँ तक कि वह थोड़ा निराश भी हुआ। कंपनी के शेयरधारकों ने भी इस विचार को छोड़ने का सुझाव दिया। हालांकि फेल मिंग अभी भी अपने दिल में अनिच्छुक था। ऐसा क्यों है कि अन्य देशों के खेल मुख्य भूमि में प्रवेश कर सकते हैं और मुख्य भूमि के बाजार पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उनके अपने देश के खेल नहीं कर सकते हैं। हालांकि भले ही वह अनिच्छुक था, लेकिन वह अपने खेल और विदेशी खेलों के बीच का अंतर समझता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी भरपाई कम समय में की जा सके। हालांकि अगर एक समय और स्थान का खेल होता तो ये दूसरी बात होती। विश्व खेल का अर्थ एक नया युग बनाना था। यह न केवल देश में पहली बार देखा गया था, विदेशों में भी उसी प्रकार के खेल नहीं थे। हालांकि विदेशों में खेल निर्माता निश्चित रूप से इस तकनीक पर शोध कर रहे थे। अंत में वे इसे विकसित करने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन बीच में एक खाली अवधि थी और ये समय के खेल के विकास का स्वर्णिम चरण था। फेल मिंग स्पेस टाइम गेम को बहुत महत्व देते थे, इसलिए उन्हें यह भी पता था कि हुआन फेंग देश में द वर्ल्ड गेम का संचालन करते थे, लेकिन उन्होंने इसे विदेशों में भी संचालित किया। इसके अलावा ऐसा लगता था कि उनके परिणाम खराब नहीं थे। हाँ, हमारा लक्ष्य दुनिया को जीतना है, हुआन फेंग ने कहा। कैसा रहेगा? क्या आप हमारी कंपनी में आने के लिए तैयार हैं? हम इस किंवदंती को बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये सही है। अगर चीन का खेल वाकई दुनिया को जीत सकता है तो उसे लीजेंड कहा जा सकता है। आखिर खेल के मैदान में चीन हमेशा से ही कमजोर रहा है। हुआन फेंग की बातें सुनकर फेल मिंग भी बहुत उत्साहित था। खेल के क्षेत्र में दशकों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति के रूप में अगर वह वास्तव में इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तो उसे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। इसलिए फेल मिंग ने एक पल सोचा और कहा, चूंकि राष्ट्रपति हुआन मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए मेरे पास उन्हें अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। बोलो, सच बोलो। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि चीन के खेलों ने विदेशी बाजार पर कब कब्जा कर लिया। उन विदेशियों के हाव भाव कितने शानदार होंगे। अतीत में कई विदेशी खेल थे जो 10 ड्रैगन के बैनर तले काम कर रहे थे। जब गेम कंपनी के उन विदेशियों ने हुआक्सिया लोगों को देखा तो वे सभी बहुत घमंडी थे। हालांकि फेल मिंग अपने दिल में दुखी था, लेकिन वह इसे सहन कर सकता था। किसने उन्हें मदद मांगने के लिए कहा? किसने उन्हें उनसे कमजोर होने के लिए कहा? हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि फेल मिंग इस स्थिति को शांति से स्वीकार कर सकता था। वह सोच रहा था, अगर एक दिन वे गेम कंपनी जो विदेश में है वे भी चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए गेम छीन लेंगी, ये कितना शानदार लगेगा। जाहिर है कि वह 10 ड्रैगन में वह दिन नहीं देख पाएगा। हालांकि जब स्पेस टाइम गेम की बात आती है तो यह अलग होगा। उसे अभी भी इस पर थोड़ा भरोसा था, इसीलिए फेल मिंग ने इस पर सहमति जताई। हालांकि यहाँ आने के बाद वह मूल प्रथम इन कमांड से दूसरे इन कमांड बन गया था। हालांकि जैसा कि हुआन फेंग ने कहा था, भविष्य में स्पेस टाइम गेम कंपनी का विकास निश्चित रूप से 10 ड्रैगन से अधिक शानदार होगा। इसलिए भले ही यह सिर्फ एक सेकंड इन कमांड था, पूरे गेमिंग क्षेत्र में इसका स्थान गेम कंपनी के अन्य नेताओं से अधिक होगा। इसमें 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी भी शामिल थी। इसलिए फेल मिंग इसलिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि वह नीचे की ओर जा रहा था, बल्कि इसलिए कि यह एक बेहतर विकल्प था। बहुत बढ़िया। सीईओ फेल का हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। आइए हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत करें और उन विदेशियों को दिखाएं कि हम हुआक्सिया के लोग भी अच्छे गेम बना सकते हैं। हुआन फेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ, उन्हें अच्छी तरह से देखने दो। हाँ। फेल मिंग ने मुस्कुराते हुए हुआन फेंग से हाथ मिलाया। उसके हृदय में लंबे समय से प्रतीक्षित गर्म रक्त उमड़ने लगा। 1800 मजबूत संयोजन 3, आपका स्वागत है सीईओ फेल। भविष्य में आपसे और अधिक सीखने को मिलेगा। हेबो ने चेहरे पर मुस्कान के साथ फेल मिंग से कहा। हेबो अच्छे मूड में था। इस घटना के माध्यम से वह हुआन फेंग की प्रशंसा करता था और उसके प्रति अधिक वफादार बन गया था। हालांकि हेबो को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि वह खेल में अभी भी एक बिल्कुल नया खिलाड़ी था। फेल मिंग की तुलना में जो दशकों से खेल के मैदान में था, यह एक बच्चे और एक वयस्क के बीच का अंतर था। ये बिल्कुल स्पष्ट था। हेबो ने फेल मिंग को हराने और 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी को हराने का श्रेय लेने की हिम्मत नहीं की। एक कारण ये था कि उनका द वर्ल्ड गेम वाकई बहुत अच्छा था। चाहे तकनीक हो या विषय वस्तु, यह उनके साथियों से कहीं बेहतर था। दूसरा कारण ये था कि हुआन फेंग ने पर्दे के पीछे से इसकी योजना बनाई थी। अन्यथा हेबो को अपने दम पर अपना वर्तमान परिणाम प्राप्त करने का आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए हेबो अपने दिल में बहुत विनम्र था। वह अपनी कमियों को भी जानता था। जब उसे पता चला कि हुआन फेंग फेल मिंग को भर्ती करना चाहता है तो वह हैरान या नाराज नहीं हुआ। उस समय हेबो को लगा कि हुआन फेंग फेल मिंग को भर्ती करना चाहता है। आखिरकार गेमिंग के मामले में फेल मिंग वास्तव में उससे अधिक उपयुक्त और सक्षम था। हेबो तो उनका सहायक बनने के लिए भी तैयार था और फेल मिंग से और अधिक सीखने के लिए भी तैयार था। हालांकि हेबो को उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग फेल मिंग को अपनी जगह नहीं लेने देंगे। इसके बजाय वह चाहते थे कि फेल मिंग उनकी सहायता के लिए उनकी सहायक बने। उनकी मदद करके हेबो के दिल में हुआन फेंग के लिए बहुत आभार महसूस हुआ। साथ ही उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भार भी महसूस किया। आखिरकार हुआन फेंग चाहते थे कि फेल मिंग उनके बजाय उनके सहायक बने। ये हुआन फेंग का उन पर भरोसा था। वह उन्हें बिल्कुल निराश नहीं कर सकते थे। इसलिए हेबो ने अपने मन में ठान लिया था, उसे फेल मिंग की शिक्षा के बारे में और अधिक सोचना था।
उसे जल्द से जल्द खेल के क्षेत्र से परिचित होना था और हुआन फैंग को स्पेस टाइम गेम कंपनी विकसित करने में मदद करनी थी। इसलिए उसने फीमिंग का बहुत सम्मान किया और अपना पद कम कर दिया। वह ईमानदारी से फीमिंग से सीखना चाहता था। चीफ है, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास बस कुछ और साल का अनुभव है। हम भविष्य में एक दूसरे से सीखेंगे। हम साथ मिलकर सुधार करेंगे और साथ मिलकर कंपनी का विकास करेंगे। ये हुआन फैंग के प्रति वफादारी और महत्वाकांक्षा का भी संकेत था। दरअसल फीमिंग खुद जानता था कि भले ही खेल के मैदान में उसका अनुभव हेबो से ज्यादा हो, लेकिन वह आखिरकार एक बाहरी व्यक्ति था और वह पहले जैसा ही प्रतियोगी था। दूसरी ओर हेबो हुआन फैंग का विश्वास पात्र था, जिस पर हुआन फैंग भरोसा करता था। इसलिए उसके लिए हेबो की स्थिति को हिला पाना असंभव था। हालांकि जब फेमिंग हुआन फैंग के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए, तो उन्होंने पहले ही अपने दिल में इसके बारे में सोच लिया था। सहायक बनना बुरा नहीं था। उनके कंधों पर दबाव थोड़ा कम हो गया। जब उन्होंने निर्णय लिया तो यह अधिक सटीक होगा। इसके अलावा वह बहुत लंबे समय से नेता थे। अभी उन्हें सत्ता की बहुत परवाह नहीं थी। वह बस चीन के खेल को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। जब वह 10 ड्रैगन्स में थे तो उन्हें उन विदेशी व्यवसायों से तंग आ गया था जो अपनी आंखें मूंद लेते थे। वे लोग चीन के खेलों को नीची नजर से देखते थे और उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। इसलिए फीमिंग हमेशा से चीन के खेलों को देश से बाहर जाने देना चाहता था। वह दूसरे देशों के लोगों को ये दिखाना चाहता था कि चीन भी अच्छे खेल बना सकता है। इस वजह से उसने बहुत मेहनत की थी। लेकिन उस समय 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी पहले से ही देश की सबसे अच्छी गेम कंपनी थी। जब 10 ड्रैगन्स भी ऐसा नहीं कर सका तो दूसरी कंपनियां तो निश्चित रूप से नहीं कर सकती थी। लेकिन अचानक स्पेस टाइम गेम कंपनी सामने आई और उसे कुछ उम्मीद दी। उसके बाद कंपनी वास्तव में उसकी उम्मीदों से ज्यादा नहीं कर पाए। इसने घरेलू बाजार में तेजी से धावा बोला और साथ ही वे देश से बाहर चले गए और उनके नतीजे काफी अच्छे लग रहे थे। फेमिंग, जिसने स्पेस टाइम गेम कंपनी से जानकारी चुराने का निर्णय लिया था, उसने तकनीक प्राप्त करने, अपने खेल पर शोध करने तथा अपने खेल को देश से बाहर जाने देने पर भी विचार किया था। बेशक हुआन फैंग की वजह से यह योजना सफल नहीं हुई थी। हालांकि फीमिंग बहुत निराश नहीं था। गेम कंपनी देश से बाहर चली गई थी। वह पहले से ही अपने दिल में बहुत खुश था। बेशक थोड़ा अफसोस था, वह इसमें भाग नहीं ले सका और अब हुआन फैंग ने उसे भर्ती कर लिया था। वास्तव में जब हुआन फैंग ने ये शब्द कहे तो फीमिंग पहले से ही लालच में था। उसे अपनी स्थिति की परवाह नहीं थी, उसे उपचार की परवाह नहीं थी। वह बस भाग लेना चाहता था और सम्मान की भावना प्राप्त करना चाहता था। अधिकारों के लिए वह बहुत लंबे समय से उनके कब्जे में था। अब उसके पास बहुत अधिक विचार नहीं थे, इसलिए उसे हेबो की सहायता करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा फीमिंग ये भी देख सकता था कि हेबो उसका बहुत सम्मान करता है। उसे अपना शिष्य बनाना भी बहुत अच्छा था। हेबो और फीमिंग के अच्छे रवैये को देखकर हुआन फैंग ने भी अपने दिल में राहत की सांस ली। बेशक वह जानता था कि अगर वह फीमिंग को नेता बनने देता तो कंपनी तेजी से और बेहतर तरीके से विकसित हो सकती थी। हालांकि भावनाओं के मामले में हुआन फैंग ने स्पष्ट रूप से हेबो पर अधिक भरोसा किया। आखिरकार फीमिंग अभी आया था और हेबो ने अच्छा प्रदर्शन किया था। खुद को बहुत कम स्थिति में रखते हुए जाहिर है वह पहले से ही उसके श्रमसाध्य प्रयासों को समझ गया था। इसके अलावा उसकी क्षमताएं भी कमजोर नहीं थी। उसे विश्वास था कि वह बहुत जल्द फीमिंग से बहुत कुछ सीख पाएगा। यह एक अच्छा दिन है। रात को चलो एक साथ इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से इस सुखद अंत से बहुत संतुष्ट था। हेबो और फीमिंग दोनों ने सिर हिलाया। हुआन फैंग के पास बहुत सारे व्यवसाय थे। उसके लिए हमेशा के लिए यहाँ रहना असंभव था। इसलिए अब से गेम कंपनी का प्रबंधन उनके द्वारा किया जाएगा। वे दोनों भागीदार बनेंगे, इसलिए उन्हें इसके बारे में और जानना होगा। यदि वे एक दूसरे से अधिक जुड़ सकते हैं तो भविष्य में उन्हें एक दूसरे से अधिक परिचित होना होगा। ये भी आसान होगा। हुआन फैंग और बाकी लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। लेकिन जब गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों को पता चला कि फीमिंग स्पेस टाइम गेम कंपनी में शामिल हो गए हैं तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर रोने लगे। इस समय अवधि में स्पेस टाइम गेम कंपनी ने शक्तिशाली साधनों का उपयोग करके बड़ी संख्या में घरेलू गेम बाजारों पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले ही दूसरी गेम कंपनियां इससे निपटने से थक चुकी थी और उन्हें इससे निपटने का कोई बेहतर तरीका नहीं मिल पा रहा था। वे गेम कंपनी केवल असहाय होकर देख सकती थी क्योंकि बाजार उनका था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इससे निपटने के अन्य तरीकों के बारे में नहीं सोचा था। अंत में हुआन फैंग का उनके साथ संबंध उनकी कल्पना से भी अधिक मजबूत था। ये जानने के बाद कि वे हुआन फैंग के साथ सौदा करने जा रहे हैं, उन सभी ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। हुआन फैंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सके। सामान्य प्रतिस्पर्धा अभी भी प्रबंधनीय थी। हालांकि अगर वे अन्य तरीकों का उपयोग करना चाहते थे तो हुआन फैंग का उनसे निश्चित रूप से अधिक मजबूत संबंध होगा। इस तरह की खबरों ने जाहिर तौर पर उन गेम कंपनी को उदास कर दिया था। अगर वे एक सामान्य टकराव में हुआन फैंग को हरा सकते थे और उसके पीछे स्पेस टाइम गेम कंपनी थी तो उनके उसके करीब जाने की कोशिश करने का क्या मतलब था। अंत में चाहे वह आमने सामने की टक्कर हो या उसके पीछे कोई रिश्ता, वे गेम कंपनी गेम ऑफ टाइम कंपनी के सामने कुछ भी नहीं थी। वे केवल उत्सुकता से देख सकते थे कि गेम ऑफ टाइम कंपनी कैसे विकसित और मजबूत होती जा रही है। हालांकि यह अंत नहीं था। अब फेमिंग वास्तव में कंपनी में शामिल हो गया था। इससे गेम कंपनी के अन्य नेताओं को और भी निराशा महसूस हुई। फेमिंग कौन थे? वे गेमिंग क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे खेल में चीन के नंबर 1 खिलाड़ी थे। उनकी क्षमता को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया, ये वास्तविक परिणामों के माध्यम से दिखाया गया। इससे पहले जब हर कोई टाइम गेम के विकास के प्रति निराशा महसूस करता था तो वे केवल यही सोच सकते थे ये फेमिंग था, भले ही वह टाइम एंड स्पेस के गेम में हार गया था और पकड़ा गया था। हालांकि दूसरों की नज़र में फेमिंग बहुत जल्द ही बाहर आ जाएगा। उस समय वह और भी अधिक सतर्क होगा। अपनी क्षमता के साथ स्पेस टाइम गेम कंपनी को हराना असंभव नहीं था। अंत में फेमिंग वास्तव में बहुत जल्दी बाहर आ गया। अंत में उसने घोषणा की कि वह बाहर आते ही स्पेस टाइम गेम कंपनी में शामिल हो जाएगा। इससे गेम कंपनी के अन्य लोगों के होश उड़ गए और वे रोने लगे। स्पेस टाइम गेम कंपनी पहले से ही काफी मजबूत थी। अब जब फेमिंग कंपनी में शामिल हो गया था तो यह एक मजबूत गठबंधन के समान था।
वे दूसरी गेम कंपनी को जीने का मौका भी नहीं देंगे। गेम कंपनी में जिसकी भावनाएं सबसे जटिल थी वह थी ये 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी हो सकती है। फेल मिंग मूल रूप से उनके नेता थे, लेकिन इन सभी वर्षों में उन्होंने 10 ड्रैगन्स के तेज विकास का नेतृत्व किया था। एक छोटी और मध्यम आकार की कंपनी से वह उद्योग के नेता बन गए थे। गेम कंपनी के लोग समझ गए थे कि फेल मिंग कितने शक्तिशाली थे। अपने अपने विचारों के कारण शेयरधारकों ने इस घटना की जिम्मेदारी फेल मिंग पर डाल दी थी। हालांकि वे अपने दिल में जानते थे कि फेल मिंग सक्षम है। वे इस मामले के शांत होने का इंतजार करने के बारे में भी सोच रहे थे। वे फेल मिंग को वापस भर्ती कर सकते थे। अंत में फेल मिंग स्पेस टाइम गेम कंपनी में शामिल हो गया और उसने उन्हें कोई मौका भी नहीं दिया। गद्दार फेल मिंग, ये गद्दार। इस कृत्य ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उस पर बहुत भरोसा किया। अंत में उसे कुछ शिकायतें झेलनी पड़ी और वह सीधे दुश्मन के पास चला गया। फेल मिंग, मैंने तुम्हें इस व्यक्ति के बारे में पहले ही बता दिया है। उसके दिमाग में विद्रोह है। निश्चित रूप से अभी कुछ ही समय हुआ है और वह पहले ही प्रतियोगी के खेमे में जा चुका है। कौन जानता है, पिछली बार जब डेटा साफ किया गया था तो यह फेल मिंग और हुआन फैंग का काम था। वे लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वे जानबूझकर हमें फंसा रहे हैं। ये जानने के बाद कि फेल मिंग स्पेस टाइम गेम कंपनी में शामिल हो गया है, गेम कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने अपनी छवि की परवाह किए बिना कोसा। उनके चेहरे गिनौने थे, लेकिन उनके दिल में डर था। वे फेल मिंग की क्षमता को अच्छी तरह जानते थे। वे ये भी जानते थे कि स्पेस टाइम गेम कंपनी कितनी शक्तिशाली है। अब जब वे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उनकी स्थिति की कोई गारंटी नहीं होगी।